दोस्तों हम लोग लाइव आ गए हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था हम 3 बजे लाइव आएंगे, थोड़ा लेट हो गए हैं। और वो भी हम लाइक यूट्यूब पे पहली बार लाइव आ रहे थे तो थोड़ा सा दिक्कत हुई हमें इसको सेट करने में। बाकी तो कोई ठीक, सब कुछ ठीक है। बाकी हमने पूछ ही लिया, आप सब लोग हैप्पी हैं, ठीक हैं, घर पे ही हैं। अब हम मुद्दे की बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है, बट इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। हम लोग यूट्यूब पे अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे नहीं पाते, तो बहुत से लोग नए हैं जो हमारे को अच्छे से जानते नहीं हैं। तो हम अपना इंट्रोडक्शन करा देते हैं। पहले मैं करा देता हूँ। मैं सिकंदर सलमानी हूँ और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। और मैं इस लाइन के अंदर बहुत सालों से हूँ, यानी सैलून प्रोफाइल, सैलून इंडस्ट्री हमारी बहुत पुरानी है, तो मैं भी बहुत पुराना हूँ। बेसिकली मेरा ख़ानदानी काम है, पापा दादा नाना सब यही करते आए हैं। मैं बहुत टाइम से ये काम कर रहा हूँ। और हेयर स्टाइलिंग का जो इंटरेस्ट है मेरा वो बहुत पहले से है। जब लोगों को स्टाइलिंग का इंडिया के अंदर पता ही नहीं था, मैं तब से हेयर स्टाइलिंग कर रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया हम लोगों को, और बहुत सारे ब्रांड्स में काम किया है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, बैक स्टेज काम किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है। मैंने और मैम ने मिलकर हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से वर्क किए हैं। हमने जो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपो लगता है, ब्यूटी एक्सपो, मैंने वहाँ पे भी काम किया है। अब एक बार दिव्या मैम से हम मिलवाए थे। हाय एवरीवन, होप सबसे पहले तो आप लोग अपना ध्यान रखे होंगे अच्छे से घर पे। और इस पैंडेमिक टाइम पे मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट टाइम है कि हम अपनी नॉलेज को अपडेट करें, कुछ नया सीखें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी इंडस्ट्री से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। 1998 में जब मैं 8th में थी तो मैंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया था। तब मैंने सेल्फ ग्रूमिंग से ये कोर्स स्टार्ट किया था एजुकेशन के साथ साथ। एंड 2000 में मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया। मीन सेल्फ ग्रूमिंग से ही मुझे इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ गया था। मुझे अच्छा इसमें क्रिएटिविटी दिखने लगी थी, और एक आर्टिस्ट के लिए क्या चाहिए होती है, क्रिएटिविटी। तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप लगा और उसमें कुछ नया लगा कि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे अपनी इंडस्ट्री की लगती है वो ये है कि हम लोग खुशियाँ स्प्रेड करते हैं। यानी कि कोई सुंदर दिखता है और उसके बाद जो एप्रिसिएशन मिलती है, जो खुशी उसके चेहरे पे दिखती थी, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग ही होती है। स्पेशली जब हम ब्राइड रेडी करते हैं, ब्राइड के बाद जो ब्राइड सुंदर दिखती है और उसके बाद जो उसकी फैमिली हमें अप्रिशिएट करती है, जो फैमिली का प्यार हमें मिलता है, उससे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं आत्मसंतुष्टि जो हमें मिलती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 20 साल पहले जब हम इंडस्ट्री में आए थे, जब मैंने ये ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे ना इतना इस इंडस्ट्री को लेके लोग अवेयर नहीं थे या इस इंडस्ट्री को इतना अच्छा नहीं मानते थे। बट अब धीरे धीरे 2 दशक से मैंने देखा, धीरे धीरे इतना बदलाव आ गया कि अब इस इंडस्ट्री को उतना ही इम्पोर्टेंट मिलता है जितना हमारी बाकी फील्ड को मिलता है। और मैं इस चीज़ के लेके बहुत खुश हूँ। अच्छा, मुझे क्वेश्चन आ रहा है रिचा दावे जी का। मैम, आई मेकअप के बारे में प्रॉपर बताइए। ये कमेंट इसमें थोड़ा टिकते नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। फास्ट पढ़ना होगा शायद ना। हाँ, एक मिनट में देखते क्वेश्चन। हाँ जी, अब यहाँ पर हमारी चैट विजिबल है तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ सकती हूँ। आई मेकअप के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कीजिए। ठीक है। रिचा जी, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा मोटो क्या है यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब चैनल का जो मेरा मोटो है वो हमारी खुद की ही लाइफ स्टाइल से इंस्पायर्ड है। मीन्स कि हमें ऐसा लगता है अगर आपके अंदर डेडिकेशन है अपनी फील्ड को लेके, अपने काम को लेके, तो आप कहीं पे भी उससे लर्न कर सकते हो। आपके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ बैठे हो। और आजकल तो इंटरनेट ने हमारे लिए इतना ईजी कर दिया है सब कुछ कि हम अपना जो भी सीखना चाहते हैं वो यूट्यूब खोलो और उसमें हर चीज़ का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि YouTube चैनल के जरिए हम प्रॉपर आपको कोर्स करा रहे हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। डे 1 से लेकर डे 2, 3, 12 तक मैं आ गई हूँ, जिसमें डे पार्टी मेकअप, इवनिंग पार्टी मेकअप, इवन बोल्ड आई मेकअप भी मैंने कराया है। जो प्रॉपर एक अकेडमिकल कोर्स हम लोग एकेडमी में कराते हैं, वही मैं आपको क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर दे रही हूँ। तो अगर आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारी पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। डे 1 से लेकर डे 12 तक मैंने वहाँ पर क्लासेस करा दी है। और वो क्लासेस हमारी प्रॉपर, मतलब मेरा जो पर्सनली जो है 20 साल के एक्सपीरियंस को मैंने प्रॉपर कोर्स कंटेंट में कन्वर्ट करा है आपके लिए। और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने उसको बनाया है ताकि आप लोग लर्न कर सको। हमारा मोटिव है कि आप लोग अपने
जिस पैशन को है वो अच्छे से इजीली सीख सको। मतलब कोई भी उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप किसी रीज़न की वजह से आप दूर हो, गाँव में हो, या फिर आप अपने लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसे कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए, तो ऐसा इंग्लिश को लेकर कुछ नहीं। जब आपकी आर्टिस्ट्री बोलती है तो आपकी लैंग्वेज आपकी आर्टिस्ट्री ही बन जाती है। तो आपका काम बोलता है तो आपका नाम बोलता है। तो इस चीज़ को लेके जो लोगों के मन में डाउट होता है कि नहीं हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, या फिर हम तो दूर हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी अकेडमी में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स को ऑर्गेनाइज करके डे 1 डे 2 करके डाला हुआ है। तो प्लीज़ आप वो देखिए। रिचा जी, आई मेकअप से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, तो पार्ट 10 में मैंने आई शेप्स के बारे में डाला हुआ है, और पार्ट 11 में मैंने आई मेकअप कैसे करना है वो बताया हुआ है। तो आई मेकअप में और फेस मेकअप से रिलेटेड हमारे फेस पे 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, आईज, चीक्स और लिप। तो हर एक पार्ट का अलग अलग मेकअप पैटर्न है, अलग अलग तरीका है। तो हर एक पार्ट के ऊपर मैं अलग अलग काम करके आपको समझाने की कोशिश वहाँ पर कर रही हूँ। तो आप आई मेकअप का वो वाला पार्ट देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पर जो कुछ लोगों ने हमें पहले से ही क्वेश्चन समझ दिए हैं, मैं वो थोड़ा सा पहले क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि एक हेयरी फेस को लेके था कि हेयर फेस पे है, तो बेस मेकिंग में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि जय हिंद जी। वहाँ पर मैं आपको बता रही थी बेसिक हेयरी फेस है और प्रॉब्लमेटिक स्किन है। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हेयरी फेस और प्रॉब्लमेटिक, यानी प्रॉब्लमेटिक डार्क सर्कल भी हो सकता है, आपका पिगमेंटेशन भी हो सकता है। तो ऐसे फेस में जब भी आप बेस बनाते हो बहुत ज़्यादा ब्राइटर साइड मत जाइए। और इनकेस आपका क्लाइंट आपसे मांगता है कि मुझे फेयर लुक चाहिए, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने उनको मैट इफेक्ट ही देना है, आपने उनको हाईलाइटिंग नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल, आपके ये वाला पार्ट ज़्यादातर हेयरी होता है, अपर लिप्स का पार्ट हेयरी होता है, तो ये हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर अपने शाइनी हाईलाइटिंग बिल्कुल भी नहीं देनी है उनको। आपने उनको जो अपना मैट इफेक्ट होता है, यानी कि आपने बेस लगाया, पाउडर लगाया, पाउडर लॉकिंग के बाद आपने हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज़ किया एंड मेकअप डन। उसके बाद अपना आई मेकअप और ब्लशर वगैरह जो भी आप करते हैं वो आप कीजिए। तो ये मेरे ख्याल से जो जिनका डाउट था हेयरी फेस से रिलेटेड, वो कितने टाइप्स के मेकअप आते हैं जी। मेकअप तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। मेकअप सटल मेकअप होता है, कैमोफ्लेजिंग मेकअप होता है जो सेलिब्रिटीज़ मोस्टली कैरी करते हैं। मेकअप होता है जैसे कि एक एवरेज मेकअप हम बोल सकते हैं। एवरेज मेकअप का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड साइड भी नहीं, बहुत ज़्यादा सटल भी नहीं, कि आपका बेस तो ज़्यादा ना दिखे। जब एवरेज मेकअप की बात होती है तो बेस ज़्यादा नहीं विजिबल करते हैं हम लोग। उस टाइम पे हम लोग आईज़ को हाईलाइट करते हैं, लिप्स को हाईलाइट करते हैं, चिक्स को हाईलाइट करते हैं। यानी चिक्स पे हम ब्लशर बहुत अच्छे से दे दिया। आजकल क्लाइंट्स या आपको पता ही होगा ब्लशर, वो हाईलाइटिंग शाइनी वाला जो बहुत चल रहा है, क्लाइंट भी मांगता है डू लुक चिक्स के ऊपर, तो आप वो दे सकते हैं। आई मेकअप में आप कलरफुल आई मेकअप डिफरेंट टाइप्स लाइनर शेप के साथ आप प्ले कर सकते हो, लिप कलर में आप प्ले कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एवरेज मेकअप। उसके बाद हमारा आता है बोल्ड मेकअप। बोल्ड मेकअप में होता है कि बिल्कुल ट्रेंडी जो चलता है बोल्ड लुक, मतलब स्मोकी आईज हो गया, लिप्स में भी डार्क विजिबल कलर हो गया, आपके चिक्स पे भी अपने ब्लशर ब्राउन्जर अच्छे से दिया। तो इस टाइप के मेकअप हो गए। तो मेकअप्स की जो वेरिएशन है वो हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, क्योंकि आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए। गुड लॉक, अच्छा आप सर से पूछना चाहते हैं कि हेयर को लॉक कैसे करें। वो मैं सर से अभी बात करवाती हूँ आपकी। तो मेकअप से रिलेटेड सर लॉक के बारे में पूछे हैं यहाँ पे कि लॉक कैसे करें हेयर को, गुड लॉकिंग क्या होता है, ड्राई स्किन पर किस तरीके का मेकअप होना चाहिए। ड्राई स्किन का मेकअप मैं अभी एक सेकंड बताती हूँ, पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सर देंगे आपको। गुड लॉक बेसिकली होता है कि आप एक तो बेस बहुत अच्छे से पकड़ लें, यानी जिस जगह को आप लॉक करना चाहते हैं उसको एक कम्प्लीटली अच्छे से स्ट्रांगली उसे लॉक कर लें हाथों से ही, और उस पर आप क्रॉस यानी जो हमारे छोटे या बड़े बॉपिन जगह को देख लो कि वहाँ बड़ा लगेगा या छोटा लगेगा। वो जगह के हिसाब से होता है कि अब ये छोटा लगेगा तो दिखेगा नहीं, बड़ा लगेगा तो वो भी नहीं दिखेगा। तो इस हिसाब से आप लगाएं कि वो नज़र नहीं आना चाहिए पिन। हेयर स्टाइलिंग के अंदर पिन्स बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए, वो ब्यूटी होती है हेयर स्टाइलिंग की। तो पिन को इस तरीके से सेलेक्ट करें कि आप उसको लगा रहे हैं तो वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो अगर आपने छोटा पिन लगाया तो आप छोटा पिन अगर सेलेक्ट करें तो उसको क्रॉस लगाएं, यानी 2 पिन ले लें, एक ऐसे करके ऊपर से और एक ऐसे। तो मैं एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि गुड लॉक क्या होता है। और उससे क्या होता है, अगर एक बार आपने, और एक और चीज़ मैं आपको इसमें ब्रीफ करना चाहता हूँ
कि अगर आपने बॉब पिन का यूज़ किया है ड्यूरिंग द हेयर स्टाइलिंग, अगर आपने कहीं पे भी बॉब पिन लगाया है तो उससे बड़ा लॉक कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे से लॉक कर देते हैं। बस इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि वो स्किन के बहुत ही क्लोज हो और बहुत अच्छे से नीचे वाले बालों को ग्रिपली पकड़ा हो। कई सारे लोग देखते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फटाफट हेयर स्टाइलिंग हो जाती है, हर एक चीज़ परफेक्टली लॉक हो जाती है। वो एक दो चीज़ों की वजह से होता है, एक तो पिन को परफेक्टली लगाने से और दूसरा बेस को पकड़ने से। हेयर स्टाइलिंग में बेस पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट्री है कि अगर आप बेस पकड़ पा रहे हो, यानी कि आप किसी भी चीज़ को इंस्टेंट उठाते हो और वैसे ही पकड़ते हो और वैसे ही लॉक हो जाता है, शेप आ जाती है, लुक आ जाती है, दैट इज़ आप समझ लो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गए हो और बहुत ईजिली बालों को डील कर सकते हो। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ही जगह बहुत सारे पिन लगा रहे होते हैं, फिर भी उनसे बाल नहीं समझ रहे होते हैं, वो बार बार उधर ही फोकस कर रहे होते हैं, कहीं और दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, तब भी उनका वो फोकस वहीं जा रहा है क्योंकि वो कहीं गिर ना जाए, वो खुल ना जाए। एंड तक ये रहता है कि कहीं पफ ना ओपन हो जाए, पफ ना खुल जाए। सो मैं आपको बताता हूँ, मैं कई सारी अपनी वीडियोस में बताता ही हूँ, बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को देता ही हूँ। मैं तो आज सिर्फ आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए बैठा हूँ, आप मुझसे पूछो ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिकली। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, पूरा हमारा कोर्स है, कोई भी कट नहीं करते, हर चीज़ डिटेल में आप लोगों को ब्रीफ करते हैं, सो दैट आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को देख सको। एक जो भी आप देखते हो ड्रीमी हेयर स्टाइलिंग, जो भी लोग आपके सामने करते हैं, आप उनकी वर्कशॉप सेमिनार्स लेते हो, बहुत दूर खड़े होकर देखते हो, और आप जैसे एक्सपोज वगैरह में भी जाते हो, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े स्टाइलिस्ट आते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी स्टाइलिंग करते हैं। आप उस लेवल का काम अपने अंदर देख सको, आप उस लेवल का अपने आप को समझ सको, इसीलिए ये कोर्स चलाया हुआ है, ताकि आप इस लेवल तक अपने आप को ले जा सको। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रैक्टिस को अपने बहुत ज़्यादा फोकस देना है। जो भी मैं हेयर डू सिखाता हूँ, जैसे मेरे से कई सारे लोग पूछते रहते हैं, मैं पहले पुराने वाले जो मेरे से पूछा गया है वो जवाब देता हूँ, सो दैट देन विल हेलो, उसके बाद में आपको आगे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। सो जैसे मेरे से एक किसी ने पूछा हुआ था कि आप ब्लो ड्रायर करना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेयर स्टाइलिंग के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो कि जो भी आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो उसमें ब्लो ड्रायर की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भी या नहीं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं 90% हेयर स्टाइलिंग के अंदर ब्लो ड्रायर की नीड नहीं होती, क्योंकि हम जो टेक्सचराइजिंग करते हैं, टेक्सचराइजिंग ही अपने आप में एक ऐसा लुक है जिसके बाद बाल अपने आप ही इतने ज़्यादा फूल जाते हैं, डेंस हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। तो ब्लो ड्रायर करने की इतनी नीड नहीं होती है। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा। और एक और चीज़, ब्लो ड्रायर काफ़ी मेहनत का काम है, उसको सीखना भी पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ब्लो ड्रायर ठीक से होता नहीं है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आयनिंग बहुत आसान है, सबको आ जाती है, तो आप इजीली आयनिंग करके सारे काम स्टार्ट कर सकते हो। और मैं भी, अगर आप देखोगे कभी, मैं आपको बिहाइंड बैक दिखाऊंगा, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से डमी को रेडी किया। वैसे तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाली हुई है इसके ऊपर, और आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगी आपको। हेयर स्टाइलिंग को, बालों को हेयर स्टाइलिंग के लिए कैसे रेडी करें, मैंने पूरी प्रॉपर एक वीडियो डाली है। ऐसे ही मेरे से एक और पूछा हुआ था कि क्या पूछा हुआ था मैंने कि क्या बोलते हैं, डमी के हेयर कैसे सुलझाएं। डमी के हेयर कैसे सुलझाएं, एक ये तो है ही। सेकंड एक और पूछा था, जैसे बाल बहुत ज़्यादा हैं तो उसको अगर हम क्रिम्पिंग करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसको कैसे मैनेज करें। देखो दोस्तों, अगर आपको पहले ही लग रहा है बाल काफ़ी अच्छे हैं, डेंस हैं, तो क्यों क्रिम्पिंग कर रहे हो, मत करो। मैं भी कभी हैवी हेयर्स होते हैं तो मैं क्रिम्पिंग ही नहीं करता, मैं सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो यूज़ करता हूँ और अपना फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद आपका एक पार्ट तो कम ही हो गया, फिर आपके पास ज़्यादा टाइम मिल जाता है स्टाइलिंग और अच्छी करने का। तो और भी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, तो आप इस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको उस पर क्रिम्पिंग करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बालों को सुलझाने के लिए मैं आपको बता दूं, बैक कोमिंग बहुत ही स्मार्ट चीज़ है। आप जितनी स्मार्टली बैक कोमिंग करते हो, उतना स्मार्टली बैक कोमिंग खुल भी जाती है। तो आपके पास एक फ्लैट ब्रश होना चाहिए। आई थिंक मेकअप के क्वेश्चंस लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये ऐसा फ्लैट ब्रश आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, सारे अच्छे होते हैं। आप उससे अपने बालों को सुलझाओ, ऊपर से नीचे की तरफ मत लाओ, नीचे से खोलते हुए ऊपर की तरफ जाओ, और आपको जल्दी बैक कोमिंग खुल भी जाएगी और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। और जितने भी हम आजकल प्रोफेशनल स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे एक अच्छी क्वालिटी बेस्ड होते हैं, तो वो रीस्टार्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन पे आप बार बार काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपने एक बार प्रोडक्ट लगा दिया तो बालों को खोल के धोना ही पड़ेगा, नहीं भी धोगे तो चल जाएगा, बाल उसके बाद भी अच्छे ही रहते हैं। लॉकिंग का मैं कहती थी, आप डमी पे एक बार डेमो दे। अब एक बार आपको लॉकिंग समझा देता हूँ, क्योंकि लॉकिंग को लेके लोगों को बड़ा दिक्कत होती है। सो सपोज दैट जैसे हमारी ये डमी है और
ये पिन बॉक्स है। अब मैं असिस्ट कर लेती हूँ, आपको बता हाँ दीजिए। बिल्कुल। आप सपोज जैसे मैंने ये वाला हेयर पकड़ा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ लॉक करना चाहता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, तो सबको दिख रहा है? मैं थोड़ा नहीं मैम, दिख रहा है। मैं यहाँ लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बड़ा वाला बॉब पिन ले लूँगा। इसे बड़ा वाला बॉब पिन, बॉबे पिन भी बोलते हैं। आपने इसको ऐसे खोलना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है मुंह से पिन खोलते हैं, अच्छी बात है, मुंह से खोलो, पर थोड़ा अनहाइजीनिक तरीका होता है। अगर आप कोशिश करो हाथ से खोलो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग लॉक है, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने इसको नीचे से भी अच्छे से लॉक किया और ऊपर से भी अच्छे से लॉक किया। बट अगर आप इसे और भी टाइटली लॉक करना चाहते हो, आपको डाउट है ये खुल जाएगा, तो आपने एक और बॉब पिन लेना है और इसको इस तरीके से लगाना है। इसको बोलते हैं क्रॉस लॉक। इस तरीके से अगर आपने कर दिया तो ये देखो बाल आ जाएगा बाहर, मगर ये नहीं खुल सकता। सीरियस, अब डमी भी गिर जाए, क्लाइंट भी गिर जाए डांस करते करते, बट ये नहीं खुलेगा। तो ये इसे बोलते हैं पक्का लॉक। कैसे लॉक करना वही पूछा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं यू पिन कैसे यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ यू पिन कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो आप इसे यू पिन बोलते हो, अच्छी बात है, बट इसको हम बड़ा और छोटा जूड़ा पिन भी बोलते हैं। तो आप इसके और भी कई सारे नाम है, आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हो। ये बड़ा वाला जूड़ा पिन है। आपने क्या करना है, किसी भी हेयर्स को, जैसे सपोज दैट ऐसे पकड़ा, इसको अच्छे से कोम कर ले। देन आपने क्या करना है, हेयर को इस तरीके से यूँ पकड़ना है और इसको ऐसे घुमाना है, और यहाँ किसी भी जगह पे इसको रख के ऐसे अंदर कर दो, ठीक है। तो ये हो गया लॉक। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, यू पिन कभी भी रैंडम लॉक नहीं होता, यानी कि जो भी मैंने लॉक किया है इस तरीके से यू पिन से आप लॉक नहीं कर सकते। अगर आपको यू पिन यूज़ करने हैं तो आपको नीचे एक अच्छा बेस बनाना होगा। तो बेस बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये यू पिन जाके वहीं तो लॉक होंगे, सर में तो नहीं घुसेंगे। तो इसीलिए इसके लिए यू पिन के लिए बेस बहुत ज़रूरी है। तो आप कभी देखना, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं यू पिन वहीं यूज़ करता हूँ जहाँ मुझे बहुत बढ़िया बेस मिलता है, और अगर जहाँ बेस नहीं है तो मैं हमेशा बॉब पिन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि बॉब पिन वहाँ पे बहुत पक्का और अच्छा लॉक देते हैं, ताकि मेरी हेयर स्टाइलिंग खुले ना। बहुत से लोगों के दिल में ये डाउट होता है कि हेयर स्टाइलिंग खुल जाती है, जो भी हम एडवांस फैशन हेयर स्टाइलिंग करते हैं ये सेंसिटिव होती है, ये ओपन हो जाती है। बट मैं आपको बता दूँ 90% से ज़्यादा काम हमारे प्रोडक्ट का होता है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम होता है वो हमारे पिन्स का होता है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए कि पिन्स को एक्यूरेट पैटर्न में तभी यूज़ कर सकते हो जब जगह हो, या नहीं है तो बनाओ। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखें। स्प्रे का यूज़ करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्प्रे का यूज़ करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको? मेजरली एक जो बड़ी बात है उसका ये ध्यान रखना है कि आपने कि प्रोडक्ट को उस क्वांटिटी में यूज़ करना है जितने की आपको ज़रूरत है। बहुत से लोग बहुत ओवर प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं, इतना भी यूज़ नहीं करना चाहिए, जितने की ज़रूरत है उतना यूज़ करें। दूसरा, प्रोडक्ट आप सही सेलेक्ट करें, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि स्टाइलिंग में किस स्टाइलिंग प्रोडक्ट की ज़रूरत है आप लगा के आ रहे हो। कौन सा हेयर स्प्रे होना चाहिए? सपोज दैट जैसे आपने स्टाइलिंग करी, आपको बालों में स्टाइलिंग में शाइन की ज़रूरत है, आपको दिख रहा है हेयर स्टाइलिंग के बाद बाल डल लग रहे हैं, तो आपको ग्लॉस क्रिएट करना है वहाँ पे, बट आप क्या कर रहे हो, फिक्सिंग हेयर स्प्रे लगाए जा रहे हो। फिक्सिंग हेयर स्प्रे का काम वहाँ पे ग्लॉस देने का नहीं है, तो ग्लॉसी हेयर स्प्रे अलग से आता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो मेजरली जो स्प्रेज होते हैं वो आपके पास दो होने चाहिए, एक ग्लॉसी हेयर स्प्रे और एक फिक्सिंग हेयर स्प्रे। और आपके पास और भी एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं हीट प्रोटेक्टर। आप चाहे वो सीरम ले लो या आप कोई किसी भी तरीके की कोई क्रीम ले लो, वो बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। उससे जितने भी बालों पे हम मशीनरी यूज़ करते हैं वो सेफ रहती हैं, उससे हीट नहीं बढ़ती और बालों में कोई बर्न या जलने का कोई खतरा नहीं होता। नॉर्मली तो ये होता ही नहीं है, बट लोगों को लगता है तो ऐसा, तो आप एक हीट प्रोटेक्टर अपने साथ रख सकते हो। बट हमारी जो मशीनरी है वो अपने आप में बहुत सुपीरियर है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी बेस्ड होती है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बालों के अंदर। सो ज़्यादा यूज़ करोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो भी ड्राइनेस की, और वो भी कम हो जाती है। स्प्रे यूज़ करते टाइम हाथ में चिपकते हैं इसका क्या सोल्यूशन है? अगर आपको स्प्रे यूज़ करते टाइम हाथ में चिपक रहा है, इसका मतलब आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो ये है जब भी आप स्प्रे यूज़ कर रहे हो, एक तो बहुत ज़्यादा उसका थ्रो यूज़ कर रहे हो, यानी कि वो उसे बहुत, जब हम किसी भी स्प्रे को ऐसे पकड़ के दबाते हैं ना, देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये देखा कुछ पर, ये तो एक में थोड़ा निकला और एक में बहुत ज़्यादा निकला। जब ये बहुत ज़्यादा वाला थ्रो आप दबा दोगे ना, तो इससे क्या होगा, जहाँ प्रोडक्ट लगना चाहिए वहाँ तो लगेगा ही लगेगा, बट आपके हाथों पे भी लग जाएगा। एक ये लगने का जो लॉजिक है वो इसलिए आपने बालों पे प्रोडक्ट लगाया, मगर उसको ड्राई होने में लगेगा टाइम, बट आपने क्या करा, आपने ज़्यादा थ्रो यूज़ किया, बालों पे प्रोडक्ट गया और वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग गया और आपने वहीं पे लगा दिया हाथ, तो वो प्रोडक्ट सारा आपके हाथों पे लग जाएगा। उसके बाद आपके हाथ चिपकना शुरू हो जाएंगे।
इसका एक मैं आपको ईजी वे बता देता हूँ। अगर आपके हाथों में कभी भी ऐसे प्रोडक्ट चुपके तो आप क्या करो, अपने हाथों में थोड़ा सा सीरम लगा लो उसी टाइम, या फिर हाथों को थोड़ी देर नॉर्मल छोड़ दो, ड्राई होने दो। डायरेक्टली बालों पे मत लगाओ, जितनी भी स्टाइलिंग आपने बनाई वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, डिलीट कर देना, कि कौन से ब्रांड का हम यूज़ करें हीट प्रोटेक्टर, और बिफोर स्टाइलिंग यूज़ करना चाहिए हीट प्रोटेक्टर? मैं आपको बता दूँ, हीट प्रोटेक्टर जितने भी होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और सब ब्रांड्स बहुत दिल से और अच्छे से मन से प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे भले के लिए, हमारे बालों के अच्छे के लिए। बट आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। दूसरा, रही बात बाद में लगाने की, तो जितने भी हीट प्रोटेक्टर्स होते हैं वो प्री प्रोडक्ट होते हैं, यानी आप पहले लगा सकते हो, बाद में नहीं। तो इस चीज़ का अपने अच्छे से ध्यान रखना है। कभी भी हीट प्रोटेक्टर को पहले नहीं, बाद में नहीं लगाते, पहले लगाया जाता है, तभी वो हीट प्रोटेक्टर है। ठीक है। सो आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप हीट प्रोटेक्टर लगाएं तो उसको आपने 2-3 ड्रॉप लेके प्री लगा लें, ताकि आप हीट भी यूज़ करो। हीट प्रोटेक्टर मीन्स समझ लो, सिंपल है यार। आप कोई भी मशीनरी वगैरह यूज़ करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे हीट से बालों को बचाना है। देखो कंपनी क्या है, ये प्रोडक्ट्स जो है ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है जो लोग बहुत रेगुलरली बालों में हीट वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आप कभी कभी स्टाइलिंग करते हो या आपका क्लाइंट कभी कभी आपके पास आता है, अगर आप नहीं भी लगाते हो तब भी चलेगा, मगर लगा लेते हो तो क्लाइंट के आगे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपके लिए वो अच्छा सोचता है कि इसने मेरे बालों में एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया जिससे मेरे बाल सेफ होंगे। इन शॉर्ट हम दिखा रहे हैं क्लाइंट को कि हम कितना बालों को प्यार करते हैं, और ये होना भी चाहिए। बट मैंने बहुत से सलॉन्स में देखा है, बहुत सारे स्टूडियोज़ में देखा है, स्टाइलिंग स्टार्ट करने से पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, क्लाइंट जैसा आया वैसे ही बालों में स्टार्ट कर दिया। और अगर उन्होंने हीट वगैरह लगाई भी तो उससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मशीनरी वगैरह यूज़ कर ली, पसीने नहीं हटाए, कई सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है सलॉन्स के अंदर होती है। जब मैं एज अ ट्रेनर जॉब करता था, मैं रस कंपनी में एज अ ट्रेनर काम करता था, तो मैं तब से रस को बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने रस के बारे में तभी सुना था, तभी समझा था, और वो एक्चुअली में बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो मैंने तब देखा था सलॉन लाइन के अंदर कि कई सारे लोग बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से भी काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जो बेस्ट है बालों के लिए हमें वो करना चाहिए, उससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। पुलिंग टेक्निक नहीं होता है? पुलिंग टेक्निक बेसिकली क्या है, हम जब बालों को मतलब मिक्स करते हैं यानी ट्विस्ट करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप मेरे को देख रहे हो तो पुलिंग टेक्निक के बारे में। सपोज जैसे आप ये वाले बाल लेते हो, लेट्स से, ठीक है, हम इसको ब्रश करते हैं अच्छे से, कॉम्ब कर लें। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, इतने सारे हेयर डू करता हूँ, डिफरेंट टाइप के हेयर डूज करता हूँ। मेरी आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो, डीएस दिव्या के इंस्टाग्राम पे जाके देखो, हज़ारों हेयर डू कर दिए हमने, हज़ारों से भी ज़्यादा। आपको यही डमी कई सारे हेयर डू में मिलेगी आपको, और एक डमी और है मेरे पास। हाँ, डमी का प्राइस भी पूछा, ठीक है। तो ये 2 डमियों पे मैं इतने हेयर डू बना चुका हूँ, तब भी सर पे पूरे बाल हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन बाल हैं, कोई बाल नहीं टूटा हुआ, एकदम परफेक्ट हेयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम करते हैं बैक कोमिंग वगैरह सब सेफ है, बस तरीके से खोलना और अच्छे से बालों को मेंटेन करना आना चाहिए। तो मैं ट्विस्टिंग दिखा रहा था। देखो ट्विस्टिंग एंड पुलिंग क्या होती है, आपने देखो जब इकट्ठे सारे बालों को मोड़ा, ऐसे करके मोड़ा, तो क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं एक साथ ही। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे करके ट्विस्ट नहीं करना। अगर आप ऐसे करके खोलोगे ना तो कभी भी नहीं खुलेगा। आपने सिर्फ वन टाइम मोल्ड करना है, ऐसे ये मोड़ा, और उसके बाद देखो कितनी आसानी से बाल ऊपर की तरफ आ जाते हैं। मींस लाइटली होल्ड आपने किया हुआ है। लाइटली होल्ड करें, लाइटली स्ट्रेच करें, और आपकी ट्विस्टिंग एंड पुलिंग ईजिली हो जाएगी। बट इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है कि आपने टिप के यानी ऊपर के बालों को स्ट्रेच करना है, आपने नीचे से बालों को नहीं खींचना। अगर आप नीचे से बालों को खींचोगे तो दिक्कत होगी और वो नहीं बनेगा। आप देखो मेरी छोटी सी ट्विस्टिंग एंड पुलिंग आपको दिख रही होगी। पूनम जायसवाल जी आपकी बिग फैन है। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं भी आप लोगों का फ़ैन हूँ। आप लोगों का इतना हम लोग इतने आभारी हैं आप लोगों के, कि हम लोग इतना मतलब दिल खुश है हमारा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया हम लोगों को यूट्यूब पे। हमें भी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतने सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, हमें इतना लोग पसंद कर रहे हैं और हमारी मेहनत को तराश रहे हैं, और मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग हमें इतना प्यार कर रहे हो, और सीरियसली हम बहुत खुश हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हमारी वीडियोज़ आगे शेयर करें। और सर सबसे रीजनेबल डमी कितने के तक आ जाती है? सबसे रीज़नेबल डमी जो आती है वो आती है, आपको मिल जाएगी 700 रुपये में।
तो आपने कुछ नहीं करना है, बस सदर में जाना है, थोड़ा सर्वे करना है और आपको 700 तक एक अच्छी सिंथेटिक डमी मिल जाएगी जिसके अंदर 100% सिंथेटिक यानी प्लास्टिक के बाल होंगे। उस पर आप अपनी स्टाइलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइस मेकअप के क्वेश्चन अभी आ रही हूँ, पहले मैं चाहती हूँ कि आप हेयर के क्वेश्चन क्लियर कर लें, उसके बाद हम मेकअप पे आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेकअप के भी। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखो आप सब लोग तो है ही जुड़े हुए और आगे भी मेरे और भी लोग जुड़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। सभी मेरे जितने भी हमें फॉलो करते हैं लोग, मैं सीरियसली हमारे सारे सब्सक्राइबर को एक बिग थैंक्स और साथ में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों जितने भी आप स्टाइलिंग और मेकअप की वीडियोस देख रहे हो, ये फेक नहीं है, इसमें कुछ भी कट नहीं है, बहुत ऑथेंटिकली और जेन्युइनली मैम और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो हमारी वीडियोस इसीलिए थोड़ी लंबी होती है और अगर लंबी है तो आपको थोड़ा सा अगर आप उसे देख लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कट करके देखते होंगे तो उनको कुछ भी हेयर स्टाइलिंग में समझ नहीं आएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन आंसरिंग करते रहो, क्योंकि हम लोग, मैं और दिव्या मैम, कई सारी चीज़ों का जवाब तो आपको उस वीडियो में ही दे चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। तो आप एक बार अच्छे से वीडियोस जल्दी से टटोलना, आप जाके टटोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे करके वहाँ वीडियोस बनाई हुई हैं, एक एक चीज़ का जवाब आपको दिया हुआ है जो आप उस स्टाइलिंग के अंदर फेस करने वाले हैं और जो उस मेकअप के अंदर आप फेस करने वाले हैं, हर चीज़ का आपको जवाब मिलता है। अब मैं मेकअप के क्वेश्चंस क्लियर करा देती हूँ। सो अब मैम आप लोगों को थोड़ा सा मेकअप के कुछ जवाब हैं लोगों के। हाँ हेलो, मेकअप से रिलेटेड मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं ना, मैं वो क्लियर कर देती हूँ आपको। सबसे पहले आई शेप को लेके मैंने बता दिया था आपको कि मेरी प्रॉपर वीडियो डली हुई है, आप वो देखिए, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई शेप, कि कितने टाइप की आईज होती है और आई शेप को मेकअप करते टाइम यानी कि डील करते टाइम आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारा मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आई थिंक अगर आप वो वीडियो फुल देखोगे, देखिए जब भी स्टूडेंट हमारे पास आता है तो कम से कम 1 से 2 घंटे की क्लास तो होती है, तो उस क्लास को हम यूट्यूब चैनल पर जब डालते हैं तो हम उसे फिर भी आधे घंटे की बना देते हैं, और उसमें से भी अगर आप आधी वीडियो देखोगे तो आप आधा ही सीखोगे। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, कुछ भी आप अगर नया सीखना चाहते हो, कुछ भी आप प्रॉपर ऑथेंटिकली मतलब डीपली सीखना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा। आपने उसमें अच्छे से मीन्स जो थ्योरिकली पार्ट है मेरा, जो मेरा मतलब उसमें मैंने सिस्टमेटिकली आपको बताया और उसमें मैंने पॉइंट्स बनाए। तो आपके हमारे पास क्या बेस्ट वे है, आप वीडियो देख रहे हो, आप उस टाइम पर उस वीडियो को देखते टाइम अपने पास एक कॉपी और पेन रख लीजिए। कॉपी पेन रखने से क्या होगा कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसमें जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे मैंने आई शेप के आपको नाम बताया एग्जाम्पल के लिए, तो आपने उस आई शेप का नाम लिखना है और उस आई शेप को करते टाइम इनकी बातों का ध्यान रखना है, वो आप वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये कोर्स जो है आपका, ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है। इंटरनेशनल लेवल कोर्स, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के कोर्स के करने के लिए आजकल लोग बाहर जाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं। देखिए जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास टाइम है, वो ज़रूर जाते हैं, और इस टाइम पे तो बाहर जाने से कई सालों तक मुझे लगता है लोग बचेंगे। तो बाहर जाके लोग कोर्स करते हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट्री सीखते हैं, बट वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट्री हम आपको यहाँ पर इंडिया में बहुत ईजी तरीके से अवेलेबल करा रहे हैं। मैं अभी तो मैं फुल कोर्स डाल दूँ तो उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक क्लास में आपको कर देती, बट आने वाले वीडियोस में मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर, जैसे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई शेप्स आपको बताएंगे। तो एक पर्टिकुलर आई जैसे प्रोट्रूडिंग आइज हो गया, प्रोमिनेंट आइज हो गया, तो उस आइज को हमें कैसे डील करना चाहिए, या फिर जैसे आलमंड आइज हो गए तो उस आलमंड आइज पे हम क्या क्या कर सकते हैं, हुडिड आइज हो गई, मोनोलिड आइज हो गई, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइज पे हमने कैसे कैसे काम करना है, वो आने वाली वीडियो में एक सिंगल वीडियो में बना के डालूंगी आपके लिए। तो हम लोग ऑथेंटिकली चाहते हैं कि आप अच्छे से लर्न करो, आपका कोर्स एक कंप्लीट हो। ओके, मैं चैट आप लोगों की पढ़ती रहती साथ साथ, ताकि मुझे क्वेश्चन के आंसर देने में ईजी रहे। पफ बना, अच्छा पिंस, देखिए मैं मेकअप के क्वेश्चंस पहले मैं आंसर क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए मेकअप का ना एक फंडा है, मेकअप आप बहुत मिनिमम मेकअप करते हो, मीन्स आप बहुत लेस मेकअप करते हो, तो आप एक तरह से इंटरनेशनल मेकअप ही कर रहे हो। आप ज़्यादातर जब हॉलीवुड मूवीज़ को देखोगे तो हॉलीवुड मूवीज़ में क्या होता है, जो हीरोइंस होते हैं वो कभी भी अपने फ्लॉज को कवर करने की कोशिश नहीं करती हैं। उनके फ्लॉज, इनके हल्के फुल्के डार्क सर्कल, उनके पर्पल कलर पिगमेंटेशन दिख रही होती है। और हमारे इंडिया में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट कंसर्न होता है कि हम गोरे हो जाएं, हमारा फ्लॉज 100% दिख जाए। और काफ़ी क्लाइंट्स तो ऐसे आते हैं, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि मेकअप हो, मेकअप प्रॉपर हो, बट मेकअप लगे ना मेकअप, तो ऐसा नहीं होता है। आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि अगर उन्हें हाई डेफिनेशन मेकअप, उनको
क्या कहते हैं कैमोफ्लेजिंग मेकअप चाहिए, जिसमें उनका बेस ज़्यादा ना दिखे, जिसमें उनका बेस बहुत लेयरी केकी ना दिखे, तो वो हम कैमोफ्लेज मेकअप करते हैं। कैमोफ्लेज मेकअप जो हाई डेफिनेशन मेकअप हम बॉलीवुड के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीवुड के लिए जो लोग ज़्यादातर कैरी करते हैं, वो हमारा कैमोफ्लेज मेकअप है, जिसमें हम स्किन कलर के प्रोडक्ट या कंसीलर या फाउंडेशन को यूज़ करके स्किन के फ्लॉज को कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो सेकंड कंसर्न हमारा होता है, फीचर्स को हाईलाइट करना होता है, फीचर्स को इन्हेंस करना होता है। तो इंटरनेशनल अगर आर्टिस्ट्री की मैं बात करूँ तो वहाँ पर बेस में 100% कवरेज के बाद जो फीचर इन्हेंसिंग होता है उसको बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप फीचर्स को अच्छे से समझिए, आई शेप को अच्छे से समझिए, आईज को कैसे इन्हेंस करना है उसे अच्छे से समझिए। उसके साथ साथ आप कैसे फेस शेप पे ही फीचर्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किसी की जैसे एग्जांपल के लिए नोज़ मोटी होती है तो हम नोज़ पतली दिखा देते हैं, या आइज़ छोटी होती है तो आइज़ को बड़ा दिखा देते हैं, तो ये एक इल्यूजन हम क्रिएट करते हैं परफेक्ट फेस फीचर्स का। यही हमारी इंटरनेशनल आर्टिस्ट्री है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट का मीन्स कि जब आप कोई आर्ट सीखते हो या जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम को आप जब बाहर जाके इंडिया में या इंडिया से बाहर जाके करो तो वो काम कहीं पे भी आप इजीली कर सको और लोग उसे पसंद करो, वो सच में सही हो, जेन्युइन हो, और उसको करने का तरीका कोई भी आपको टोके ना बीच में कि ये गलत है, ठीक है। और अगर उसका करने का तरीका उन लोगों को कुछ नया लगता है तो आप वहाँ पर आंसर कर सको कि ये इसलिए हो रहा है। तो इसलिए इस वजह से हम अपनी आर्टिस्ट्री को इंटरनेशनल आर्टिस्ट्री बोलते हैं कि जो टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं उस टेक्निक से आप इंडिया में वर्ल्ड वाइज कहीं भी काम करोगे तो आपका जो टेक्निक होगा वो बेस्ट होगा और आपकी जो क्रिएशन होगी वो बेस्ट होगी और आप लोगों को आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं और क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मेकअप से रिलेटेड जो भी था। टी जोन पर हाईलाइटिंग करना हो तो कंसीलर कितना लाइट होना चाहिए? देखिए मैंने आपको बताया था इंडियन स्किन टोन पे अगर हम हाईलाइटिंग की बात करते हैं। अच्छा, अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि टार्ट का कंसीलर, अगर आप मेरे कलर व्हील में जाएंगे, कलर व्हील जो मैंने पार्ट डाला हुआ है, कलर व्हील में मैंने आपको ऑलरेडी कैसे हमने कंसीलर क्रिएट करने और कंसीलर कैसे क्रिएट होते हैं वो समझाया हुआ है। तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा कंसीलर कलर है वो भी हमारा स्किन कलर ही होता है, और स्किन कलर है तो उसे एज फाउंडेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट आपने बाय करा, खरीदा मार्केट से, उस पर कंसीलर मेंशन हो रखा है, बट आपको लगता है कि वो तो आपकी स्किन पे मैच हो रहा है या वो आपकी स्किन पे एज फाउंडेशन भी काम कर सकता है, तो आप कंसीलर को भी एज फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप उसे एज हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन स्किन टोन पे आइवरी कलर, क्रायलॉन में अगर आप आते हो तो आइवरी टोन आता है, जो मैंने बनाना भी सिखाया है कलर व्हील में, तो वो कलर आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं मेकअप स्टूडियो की बात करूँ तो मेकअप स्टूडियो में हमारा येलो नाम से आता है, नाम उसका येलो, पर वो येलो नहीं है, आइवरी जैसा कलर है। ऐसे ही मैक में भी हमारा आइवरी टोन आता है। तो इस किसी भी मैंने इसीलिए कलर व्हील पे फोकस किया है कि कलर व्हील अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो आप किसी भी ब्रांड के उस शेड को पहचान सकते हो और सेलेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हो कि वो कौन सी टोन के लिए बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको कलर व्हील ज़रूर दिखना चाहिए। कलर व्हील मैं इस चीज़ को लेके 100% श्योर हूँ कि जो मैंने कलर व्हील आपके लिए बनाया है, जो मैंने अपने 20 सालों के एक्सपीरियंस में एक्सप्लोर करके क्रिएट कराया और जो डेप्थ में आपको कलर व्हील में दे रही हूँ वो आपको इंटरनेशनली कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में लोग सिखाते हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं सिखाते प्रॉपर, पर छोटे छोटे पार्ट्स में सिखाते हैं। बट यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट कलर व्हील मिला। कलर व्हील को आप कैसे डे पार्टी मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हो, कैसे इवनिंग पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हो, कूल वार्म कलर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अकॉर्डिंग टू टाइम, एंड उसके साथ साथ कलर व्हील से कैसे कॉम्प्लेक्शन कलर क्रिएट कर सकते हो। जब कॉम्प्लेक्शन मतलब स्किन कलर ही आपको क्लियर हो जाएगा तो आपके पास कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि आपने क्या, कौन से ब्रांड का कौन सा कलर लेना है। तो आप किसी ब्रांड के नंबर पे डिपेंड नहीं रहोगे। जैसे लोग पहले सिर्फ नंबर पे डिपेंड रहते थे, हम इस ब्रांड का ये नंबर यूज़ करेंगे तो हमारे, क्योंकि नंबर को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। अगर मैं आइवरी की बात करूँ कि इंडियन स्किन का वो फेयर कलर है, तो आइवरी कई बार मीडियम स्किन टोन पे ज़्यादा वाइट भी हो जाता है, तो उस टाइम पे आप उससे थोड़ा सा जो एक दो टोन लाइट डार्क कलर है वो यूज़ करोगे। तो वो सब आपको कलर, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना सेल्फ मेकअप भी आपको करके दिखाया था, उसमें मैंने फाउंडेशन कलर पहचानना ही बताया था आपको कि हमारे स्किन पे दो कलर होते हैं, एक डार्क और एक फेयर, ठीक है। तो जो फेयर एरिया, तो मोस्टली फेयर एरिया आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है, या फेयर एरिया आपका सेंटर ऑफ फेस में देखो, जहाँ पर स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर आपका फेयर कलर होगा, वहाँ से मैच करता हुआ फाउंडेशन आप यूज़ करोगे तो वो आपका फेयर कलर है। सेम आप क्लाइंट के लिए भी ऐसे ही सेलेक्ट करोगे।
उसके बाद हमारा सेकंड जो कलर आता है वो डार्क कलर होता है। सबके फेस पे हल्की सी डार्कनेस होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, पर डार्क कलर फाउंडेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डार्क कलर आपके फेस को ग्रे होने से बचाता है। तो प्लीज़ डार्क कलर की फाउंडेशन को अवॉइड नहीं करना। डार्क का मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल ही डार्क ब्राउन कलर ले लो। हर किसी का अपना एक डार्क होता है, जिसका मैंने सिलेक्शन एरिया आपको बताया था कि जो भी आपके फेस पर टैन एरिया है वो आप ले सकते हो, फॉरहेड से मैच करता हुआ ले सकते हो, क्योंकि फॉरहेड हमारा मोस्टली सनलाइट में आता है, तो टैनिंग यहाँ पर ज़्यादा होती है। अदरवाइज मैंने एग्जांपल दिया था कि हाथ के आप इस साइड में आप देखोगे तो मोस्टली टैनिंग होती है, तो ये हमारा डार्क कलर है और ये हमारा लाइट कलर है। तो आप अपने हाथ से ही जज कर सकते हो, इधर डार्क है और इधर लाइट है, तो किसी का ज़्यादा फर्क नहीं होगा डार्क लाइट कलर में, पर किसी के बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आपने ये दोनों ही कलर अपनी स्किन के लिए यूज़ करना है, और दोनों ही के साथ जब आप मेकअप करोगे तो आपके मेकअप को लेके आपको जो ग्रे हो जाता है मेकअप, उसके साथ न्यूट्रलाइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइज़र आप अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम यूज़ करते हो। तो मेकअप में हमारा स्टेप्स क्लियर है। प्राइमर, पहले हम CTM करेंगे, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये मोस्टली आप लोगों को, अगर आप आर्टिस्ट हैं और ऑलरेडी मेरी वीडियोस आप देख चुके हैं तो मैंने आपको इसका रोल बता दिया है। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग आपने करना है। मॉइस्चराइजिंग ड्राई स्किन है तो गर्मी हो या सर्दी, हर वेदर में आपने करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप प्राइमर लगाओगे। प्राइमर हम अकॉर्डिंग टू वेदर ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं। मीन्स अगर आप गर्मी में काम कर रहे हो तो जेल प्राइमर, मूस प्राइमर, चाहे वो ड्राई स्किन हो। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जेल मूस प्राइमर तो सिर्फ ऑयली स्किन पर होता है, ऐसा नहीं है। गर्मियाँ हैं, सबको ऑयल आता है स्किन पे, पसीने आते हैं, तो उस टाइम पे आप गर्मियों में भी अपनी स्किन पे जेल या मूस प्राइमर यूज़ कर सकते हो, अगर ड्राई स्किन है तो भी। बट आपने क्या करना है, जेल मूस प्राइमर यूज़ करने से पहले अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करनी है, और उसके बाद आपने अपना जो भी जेल और मूस प्राइमर होता है वो एप्लीकेट करना है। और जेल और मूस प्राइमर मतलब प्रोडक्ट एप्लीकेशन का एग्जांपल मैं सबको इजीली देती हूँ कि जैसे हम ब्रेड के ऊपर बटर को स्प्रेड करते हैं, मीन्स ब्रेड पे जब हम बटर लगाते हैं तो हम उसको मसाज नहीं करते हैं कि हमारे बटर जो होता है ब्रेड के अंदर ही चला जाए, हम उसकी एक लेयर क्रिएट करते हैं टेस्ट के लिए। सेम हमारे प्रोडक्ट एप्लीकेशन का भी टेक्निक है कि आपने प्राइमर लगाया, चाहे आपने मॉइस्चराइजर लगाया, जब फाउंडेशन लगाओ आपने उसका पहले डॉट बनाना, उसकी एक लेयर क्रिएट करनी है, उस लेयर को स्मूथ करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक चोट पे दवाई भी लगाते हो, तो चोट पे दवाई लगाते टाइम आप किस चीज़ का ध्यान रखते हो कि पेन ना हो, टच ना हो जाए, जो हार्ट ना हो, तो उसी टाइप से अपने ध्यान रखना कि आपने डॉट लगाया, डॉट एप्लीकेशन में आपने प्रोडक्ट एप्लीकेट करा और उसको स्मूथली स्प्रेड करा, यही आपका वे होना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे कंसीलर फाउंडेशन को थोड़ा सा हम डैप करते हैं ताकि कवरेज अच्छा हो जाए, तो उसको भी सॉफ्टली आपने फेदर टच के साथ डैप करना है। आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, रबिंग नहीं करनी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हम फाउंडेशन लगाते हैं हमारा बेस ग्रे हो जाता है, वाइट हो जाता है, पैची हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन टेक्निक में ही गड़बड़ होती है। सब कस्टमर का बजट हाई नहीं होता, बजट वाले कस्टमर, देखिए मैं तो बहुत ही बजट वाला कोर्स आप लोगों को करा रही हूँ, मैं प्रोडक्ट ब्रांड के ऊपर आपको डिपेंड रहने के लिए बोल ही नहीं रही हूँ, फिर भी मैं जो ब्रांड्स आपको रिकमेंड करती हूँ वो बहुत ही रिजनेबल ब्रांड है। और जैसे कि अगर मैं अपनी प्रीमियम ब्रांड की बात करूँ, मैंने प्रोडक्ट नॉलेज की उसमें अपनी पूरी किट डाली थी। बॉडियोग्राफी मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ। बॉडियोग्राफी एक्चुअली हम लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए भी यहाँ तक आपके पास तक पहुँचे हैं, ये हमारे अंदर डेडिकेशन इंस्पिरेशन आया कि हमें यूट्यूब पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। वो ये रीज़न है कि हम अपने काम से प्यार करने के साथ साथ अपने क्लाइंट जिन पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनकी स्किन से भी प्यार करते हैं, उनके हेयर से भी प्यार करते हैं, यानी कि उसके लिए केयरिंग होते हैं। तो यही रीज़न है बॉडियोग्राफी यूज़ करने का। बॉडियोग्राफी में क्या क्वालिटीज़ हैं कि वो आपके फेस पे मेकअप के साथ साथ आपकी स्किन को केयर भी देता है। मीन्स कि उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे अच्छी बात है कि पैराबेन फ्री है, तो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ही स्किन को हील करने वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए, मेकअप के साथ साथ स्किन रिपेयरिंग भी है। दैट्स वाई मैं बॉडियोग्राफी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। उसके साथ साथ आप नॉर्मल ब्रांड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा क्राइलॉन प्रोफेशनल में भी काफ़ी रिजनेबल प्रोडक्ट आते हैं हमारे। मैं प्रीमियम की बात भी करूँ तो प्रीमियम भी इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। टार्ट का भी कंसीलर की मैं बात करूँ तो 35 या 2800 समथिंग में आपका टार्ट का अगर एक कंसीलर आता है तो वो चलता भी उतना है, क्योंकि जितना आप, मैं सबको बोलती हूँ जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो जैसे कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट जो आप अप्लाई करते हो तो उसकी क्वांटिटी कम लगती है, और क्वांटिटी कम लगती है तो वो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा चलता है, तो बजट वहीं पे आ जाता है। आप एक सस्ता प्रोडक्ट लेकर आते हो, वो 2-4 बाद में जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वो आपको दोबारा से रिपीटली ख़रीदना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट करते हो, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट आपके काम को ईजी कर देते हैं। बट एज बिगनर अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें अभी ब्रांड प्रोडक्ट पे नहीं जाना, हम क्लाइंट पे काम नहीं कर रहे, हम तो जस्ट प्रैक्टिस करें, तो आप कोई भी रिजनेबल ब्रांड ले सकते हो। क्राइलॉन प्रोफेशनल हमारा
फर्स्ट प्रोफेशनल ब्रांड है क्रायोलन प्रोफेशनल। हम लोग ज़्यादातर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मेकअप के लिए यूज़ करते हैं। आजकल थोड़ा सा क्रायोलन को लेके लोगों का मिथ हो गया है कि क्रायोलन पुराना हो गया है, क्रायोलन अपडेट नहीं, पर क्रायोलन हमेशा से स्किन मेकअप सोल्यूशंस निकालता रहा है। क्रायोलन के अभी भी बेस्ट हिट प्रोडक्ट है, जैसे कि मेकअप ब्लेंडर उसका हिट प्रोडक्ट है। जैसे जो भी आपका मेकअप ड्राई हो रहा है या आपका लिक्विड फाउंडेशन थिक हो रहा है, उसमें आप मिक्स कीजिए, उसको यूज़ करके देखिए। मेकअप ब्लेंडर आपने मेकअप डन हो गया, उसके बाद भी आपको लगता है मेकअप पैची हो रहा है, ड्राई हो रहा है, एक जगह अटक गया है, तो आप उस मेकअप ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो क्रायोलन में ही आपको मिलेगा। तो क्रायोलन प्रोफेशनल के अगर आप मेकअप भी लेने जाते हो तो वो भी बहुत रिजनेबल प्रोडक्ट है। मैं बताती हूँ, उसकी एक पेंट स्टिक आती है, पेंट स्टिक फाउंडेशन, जो काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, मतलब 100% कवरेज हम उसको बोल सकते देता है। वो मीडिया से लेकर क्लाइंट तक किसी को भी दे सकता है, और वो ऑल टाइप स्किन का प्रोडक्ट है। तो उसका पेंट स्टिक जब आप यूज़ करते हो तो उसका पेंट स्टिक मेरे ख्याल से 1300 से 1500 के बीच में आता है, और 1500 का अगर प्रोडक्ट आ रहा है और वो यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स कि वो थिक प्रोडक्ट है तो लगता कम है, कम प्रोडक्ट में भी आप बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करके मैक्सिमम रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद उससे काम करते हो तो वो आपके लास्ट भी उतना करता है, और ईजी टू अप्लाई भी होता है कि आपने ओपन किया और लगाया, आपका डन हो गया मेकअप। तो इस टाइप की प्रोडक्ट आप अपनी किट में रख सकते हो। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स पर्पज से अगर आप चाहो तो आप क्रायोलन से स्टार्टिंग कर सकते हो। बेस मेकिंग में डर्मा पैलेट आप ले सकते हो, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट आपको कलर्स के साथ प्ले करना होता है, तो डर्मा पैलेट आप ले सकते हो। बाकी अगर आप अच्छा अफोर्ड करते हो, आपको लगता है कि आपको नहीं, मुझे स्टार्टिंग ही अच्छी किट से रखनी है, तो बॉडियोग्राफी जो मैं प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज मैक, क्योंकि कुछ लोगों को नॉन ब्रांड ही चाहिए, तो मैक हमारा नंबर 1 ब्रांड है, नॉन ब्रांड में इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल में, वो यूज़ कर सकते हो। बॉबी ब्राउन आप यूज़ कर सकते हो। बॉबी ब्राउन फाउंडेशन पहले काफ़ी लाइट आते थे, इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग कवरेज थोड़ा सा कम होती थी, बट अब बॉबी ब्राउन में भी उन्होंने नई रेंज निकाली जिसमें काफ़ी अच्छे कवरेज होती है इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग। मैट फिनिश के साथ, हाई डेफिनेशन लुक के साथ वो बहुत अच्छा कवरेज देते हैं। तो बॉबी ब्राउन में आप जाना चाहो तो बॉबी ब्राउन में भी जा सकते हो। मेरी स्टूडेंट है, अगर आप दिल्ली से ही हो तो दिल्ली नोएडा में जो हमारा बॉबी ब्राउन का आउटलेट है मॉल के अंदर, जीआईपी मॉल के अंदर, वहाँ पर मेरी स्टूडेंट्स हैं जो ये प्रोडक्ट बॉबी ब्राउन के प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प करते हैं, टेक्निकल हेड है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप, मैं रिकमेंड करूँगी तो आप लोगों को एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा बॉबी ब्राउन के प्रोडक्ट्स पे। तो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी ऐसी जगह है जिससे लेके हमें बहुत प्राउड होता है कि बहुत अच्छे अच्छे मेरे हिसाब से अभी हमारे दुबई में भी सर स्टूडेंट हैं, कतर से हमारे पास स्टूडेंट आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है हमारे स्टूडेंट्स एज आर्टिस्ट मुंबई में सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत खुशी होती जान की। तो आप लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी, मुझे किसी ने पूछा है कि एज मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास इस इंडस्ट्री में स्कोप कहाँ कहाँ पे है। तो पहले मैं एक बार बेस्ट ट्रांसलेशन पाउडर, देखिए हाई डेफिनेशन पाउडर मतलब माइक्रो पाउडर, जैसे पाउडर का भी जो लाइटर वर्जन होता है जो मैं यूज़ करती हूँ, लॉरा मर्सी का मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। हुडा का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो बाकी हुडा लॉरा मर्सी का तो नंबर 1 है, क्योंकि वो सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम उसे लगाते हैं तो बहुत मिनिमम लगता है, और मिनिमम पाउडर ही आपके बेस को अच्छे से लॉक कर देता है। पाउडर यूज़ करने का पर्पज़ क्या है हमारा, बेसिकली अपने फाउंडेशन को, क्रीमी प्रोडक्ट को लॉक करना, तो वो अच्छे से लॉक कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पाउडर है। अदरवाइज क्रायोलन का HD पाउडर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कलर को लेके, कलर देखिए वाइट, इंडियन स्किन के लिए तो मैं वाइट रिकमेंड नहीं करूँगी। अदरवाइज पाउडर जो होता है वो ट्रांसल्यूशन होता है, मतलब उनका कोई कलर इंपैक्ट नहीं होता, स्पेशली जब आप माइक्रो HD पाउडर यूज़ कर होता है तो वो फेस पे कोई कलर नहीं छोड़ते हैं। तो नॉर्मल पाउडर थोड़ा सा वाइट या डल कर देते हैं स्किन को, पर माइक्रो HD पाउडर अगर आप लाइटर भी ले रहे हो या मीडियम भी ले रहे हो तो वो आपकी स्किन को ओके रखते हैं, वो आपके फाउंडेशन कलर में वो हो जाता है। अच्छा, बॉडीग्राफी, सॉरी मैं क्वेश्चन कर रही थी। बॉडोग्राफी की प्रोडक्ट्स रेंज क्या है? बॉडोग्राफी की प्रोडक्ट रेंज जो स्टार्टिंग है 1500 से स्टार्ट है, लास्ट उसमें आपका 5000 6000 तक की भी रेंज है, और उसके ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैंने तो काफ़ी टाइम पहले प्रोडक्ट लिए थे और बहुत अच्छे हैं उसके प्रोडक्ट। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 3 साल हो गए मेरे पास, जो मैंने किट बनाई थी ना वो किट अभी तक चल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर वो इस टाइप से आप प्रोडक्ट लेते हो जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, और जो स्किन जिसे आप कहते हैं ना क्लाइंट पे भी यूज़ करो तो क्लाइंट को भी आप आंसर कर सको, उस टाइप के प्रोडक्ट आपकी किट में होने चाहिए। क्योंकि क्लाइंट एक बार को टेक्निक उसको समझ नहीं आती, पर क्लाइंट आपकी किट में क्या ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट है वो ज़रूर था।
बट बॉडीग्राफी के अलावा आप चाहो तो मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो अपनी किट के अंदर। बॉडीग्राफी के जो बेस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है मेरी किट स्टूडियो में है, मेरे अकेडमी में है, तो मैं वहाँ पे आपको बॉडीग्राफी के जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है वो दिखाऊंगी, आप वो ले सकते हैं। बेस्ट ट्रांसमिशन पाउडर आई थिंक मैंने बता दिया। ब्राइडल, देखिए मैं तो लाइट मेकअप भी करती हूँ ना, तो मेरे लिए वो भी ब्राइडल मेकअप होता है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं ब्राइडल को कुछ स्पेशल दूँ या फिर मैं क्लाइंट को कुछ स्पेशल दूँ। मैं तो अपनी ब्राइडल से लेकर नॉर्मल क्लाइंट तक को भी वही मेकअप देती हूँ जो मैं एक ब्राइडल को देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक क्लाइंट इतना इंपॉर्टेंट है जितनी एक ब्राइडल है। मैंने बताया ना कुछ कि जब लोग सुंदर होते हैं और उनके फेस पर जो स्माइल दिखती है, जो खुशी दिखती है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है, उसके लिए जो मैं अपने नॉर्मल क्लाइंट भी है उनके लिए भी वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो मैं अपने ब्राइडल के लिए करती हूँ। तो ब्राइडल के लिए भी जो मैं अभी नॉर्मल मेकअप में आपको जो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ मैं वही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वो मेरे हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट हैं और वो आपके मेकअप को स्मूथ रखते हैं। मेनली हमें क्या चाहिए कि मेकअप कवरेज अच्छा दे, लॉन्ग लास्टिंग रहे और मेकअप में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैं हाइड्रेटिंग स्प्रे अभी रिसेंटली जो यूज़ कर रही हूँ वो अर्बन डीके का यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग स्प्रे है और काफ़ी चलता भी है वो। तो अर्बन डीके का हाइड्रेटिंग स्प्रे जो ड्यूरिंग द मेकअप भी आपके मेकअप को आप करते करते एज बिगनर होता है कि पैची हो जाता है, स्प्रेड नहीं होता मेकअप, तो उस टाइम पे आप उस मेकअप को बीच में स्प्रे करके उसको सेटल कर सकते हो। एंड इस टाइप के प्रोडक्ट आप अपने किट में रख सकते हो, तो मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। सर मेरे को क्वेश्चन आंसर और दिखा दो मेकअप से रिलेटेड। फेयर स्किन पे डार्क सर्कल बहुत लाइट हो, हल्के फुल्के डार्क सर्कल होते हैं, तो आप फेयर स्किन पे येलो ऑरेंज जो हमारा आता है 303 वो आप यूज़ कर सकते हो। क्रायोन में 303 के नाम से आता है। अदरवाइज येलो ऑरेंज हल्दी का जैसे रंग होता है उस टाइप का कंसीलर होगा, वो अपने डार्क सर्कल पे अपने हल्का सा लगाया, उसको डैप करा और न्यूट्रलाइजर जितना डैप करोगे उतना उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और अगेन मैंने जैसे बताया आपको कि आपका जो स्टेप है वो प्रेशर नहीं होना चाहिए, स्मूथली आपने डैप करना है। उसको लगा के आप चाहो तो 1-2 मिनट के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद अपना स्किन से मैच करता हुआ डार्क कलर अपने लेना है और वो आपने उसके ऊपर लगाना है। डायरेक्ट लाइटर कलर लगाओगे तो मे बी वो इतना अच्छा कवरेज नहीं होगा। आपने पहले स्किन से मैच करता हुआ डार्क कलर लेना है, वो लगाना है और उसके बाद आपका जो भी फेयर, क्योंकि ये हाईलाइटिंग एरिया भी होता है हमारा, तो यहाँ पर मोस्टली हमारा फेयर फाउंडेशन यूज़ होता है। तो फेयर फाउंडेशन के लिए आप अपना वहाँ पर जो भी आपके स्किन से मैच करता हो, जैसे आइवरी में ज़्यादातर बोलते हैं, सबको रिकमेंड करते हैं, तो ये वो होता है हमारा। ये मैं पर्सनली ये रनिंग शेड है एक्चुअली इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा जैसे ये N35 नंबर 35N नंबर है, ये मीडियम शेड है हमारा और ये इंडियन स्किन का फेयर कलर है। आप चाहो तो इससे वाइट भी ले सकते हो, पर ये इनफ होता है, मतलब किसी को फेयर दिखाना है इंडियन स्किन पे तो ये इनफ है शेड। ये शेड नंबर है हमारा 16N फेयर नेचुरल, ये नेचुरल फेयर है तो स्किन को आर्टिफिशियल नहीं दिखाता, तो इस टाइप ये कलर आप रिकमेंड कर सकते हो। इससे मैच करता हो, आप मैक में जाना चाहते हो मैक में यूज़ कर सकते हो। मैक में NC 3530 करके शेड आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। और ये आपका मीडियम स्किन, ये क्रायोन में जैसे FS29 हमारा शेड आता है उस टाइप का शेड है, मीडियम शेड है। और डार्क में जाना चाहते हो तो हमारा प्रो कंसीलर का डार्क ब्राउन है, जैसे ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन है, तो आप चाहो तो इसी का भी रख सकते हो। जैसे आप एक ही कंपनी का रखना चाहते हो तो एक कंपनी का ही रख सकते हो। मेरे पास एक ये है और एक मेरे पास इसका फैंसी ब्यूटी का है, पेंट स्टिक ज़्यादा मैं रिकमेंड करती हूँ। ये मेरे पास 3 फैंटी ब्यूटी की स्टिक है जिसमें एक मीडियम शेड है मेरा, ये मीडियम शेड है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मीडियम शेड है हमारा, और ये आप रख सकते हो। एक वेरिएशन मिक्स एंड मैच करके आप अपनी किट में रख सकते हो। ये डार्क कलर है, डार्कर ब्राउन इसका, ठीक है। तो ये इंडियन स्किन का ब्राउन है, मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन पे अच्छा रहता है। इतना डार्क भी हम अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डार्क जब आप ब्लेंड कर देते हो अच्छे से, उसके बाद आप फेयर लगाते हो तो आपका फेयर कलर जो होता है वो ग्रे होने की चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। समटाइम तो हम न्यूट्रलाइजर और कंसीलर अलग से यूज़ ना करके ये 2 ही कलर भी यूज़ करते तो हमारे फेस पे अच्छे से कंसीलिंग हो जाती है। उसके साथ साथ आप मेरी जो डेमोज वीडियो है वो भी देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सर हेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ, तो आप चाहो तो बीच में कर सकते हो। टिंट क्या होता है? बुशरा जी आपने टिंट कौन सा है ये नहीं बताया, किस चीज़ का टिंट? टिंट होता है किसी कलर का रिफ्लेक्शन होना। जैसे वाइट के अंदर अगर आप रेड कलर डाल देते हो तो उसका रेड नहीं रहता उसमें, उसका हल्का लाइटर वर्जन हो जाता है। कलर भी मैंने टिंट कलर बताया था आपको उससे कि टिंट कलर होता है किसी भी कलर का लाइटर वर्जन। तो
और टिंटेड आई शेडोज़ वगैरह जैसे हम आता है, टिंटेड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पिगमेंट के साथ होते हैं, स्ट्रांगली विजिबल होते हैं, तो उनको भी हम टिंटेड आई शेडोज़ बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रियंका गुप्ता जी ने आपको थैंक यू कहा है, अच्छे से समझाते हैं आप। कौन से साइट से ले टार्ट के प्रोडक्ट? टार्ट के प्रोडक्ट आप रोलोशियस करके इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएंगे उनके पास मिलेंगे आपको, बहुत ही ऑथेंटिक जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं, मैंने भी उन्हीं से लिया था। और टार्ट के प्रोडक्ट आप नायका से भी ले सकते हो। रोलेशियस, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पर रोलेशियस के नाम से है, बहुत ही अच्छे उनके प्रोडक्ट हैं, बहुत जेन्युइन है, ओरिजिनल। क्योंकि आजकल गड़बड़ ये भी है, दिक्कत ये भी है कि लोग कॉपी बेचने लगे हैं, तो कॉपी से बचने के लिए कुछ ऑथेंटिक साइट से जो श्योरिटी देती है आपने उसी में जाना है। टी जोन पर हाईलाइटिंग करना हो तो कंसीलर कितना लगाना? देखिए प्रोडक्ट जब मैं डेमो क्लासेस में ऑलरेडी बता रही थी कि बहुत मिनिमम प्रोडक्ट लेके आपने पहले उसे एज बिगनर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत सफिशिएंट मिनिमम प्रोडक्ट लेना है, उसको डॉट एप्लीकेशन में लगाना है, फिर उसको सॉफ्टली ब्लेंड स्प्रेड करना है, पहले स्प्रेड करना है। और मैं यहाँ पर एक बार हाथ पे ही दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास, अब ये मैं एक बार ये फिर भी फिनिश हो रहा है, मैं फ्रेश वाला दिखाती हूँ। ये फुल है मेरे पास, अब ये मैंने प्रोडक्ट निकाला एक बार में, तो ये प्रोडक्ट इसके ऊपर बहुत सारा लगा हुआ, मैं इतना अगर एक बार में लगा लेती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा, देखिए ड्रॉप मेरा थिक हो रहा है ये, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो बेस्ट वे है कि मैं इसको वाइप करके ऐसे लगाऊं, तो ये मेरा थिन डॉट है। तो ये प्रोडक्ट इस टाइप का डॉट एप्लीकेशन आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ इस डॉट के बाद इस प्रोडक्ट को भी आप इतना स्प्रेड कर सकते हैं, देखिए कितना डॉट बन जाएंगे इसमें। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, इतना प्रोडक्ट लिया मैंने और ये कितना स्प्रेड हो गया, देखिए कितने डॉट बन गए। ये इस वाले डॉट का जो मैंने थिक लिया था, और ये वाला थिन है, तो इसमें से भी देखते हैं कितना स्प्रेड होता है। तो आप देख सकते हैं इतना मिनिमम, अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट जब भी आप लेते हो थोड़े से में बहुत ज़्यादा लग जाता है। और आप ये मैंने थिक डॉट लगाया था, इससे मैंने इतने सारे डॉट्स बना दिए, मैंने बहुत लाइट डॉट बना, पर इससे भी कितना, और इसको हमने बहुत ही सॉफ्टली स्प्रेड करना है, बिल्कुल ऐसे। आप देख सकते हो मैं लाइट हैंड बिल्कुल यूज़ कर रही हूँ, ये स्प्रेड करा हमने। तो जब आपका इतना मिनिमम प्रोडक्ट लगेगा तो अपने आप ही आपके फेस पे जो केकीनेस है, जो प्रॉब्लम पैच बनने की होती है, वो नहीं होगी। और इसको फिर हल्का सा हम डैप कर देते हैं, तो मेरे इतने पार्ट को इसने कवर कर दिया। उसके साथ साथ हम इसको भी स्प्रेड करते हैं। ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है और वो मिनिमम प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है, तो इसका वाइट टोन ज़्यादा दिख रहा है, वो इजीली ब्लेंड हो गया। तो हमारा एफर्ट कम हो जाता है जब हम बहुत सफिशिएंट प्रोडक्ट लगाते हैं। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा मुझे स्प्रेड करना पड़ रहा है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट है और ये काफ़ी और एरिया कवर कर रहा है। तो जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपने उसको कहाँ तक ब्लेंड करना है, ये बहुत मैटर करता है कि एरिया कितना कवर करना है आपने। ये तो ये छोटा सा टिप है, मैंने एग्जांपल दे, देखिए मेरा ब्राउन कलर भी इसमें छुपा रही है, 100% कवरेज फाउंडेशन है, तो कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, तो इस टाइप से आपने प्रोडक्ट लगाना है, बहुत सफिशिएंट प्रोडक्ट आपने लेना है। सर कुछ हेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, चिक्स पे लगाते हैं वो टिन, वो लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सर डमी हेयर को कैसे डील करें, प्लीज़ ये आंसर कर दो। डमी हेयर के लिए, डमी हेयर से रिलेटेड लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गया। डमी हेयर को आपने कैसे डील करना है, बहुत केयर कैसे करनी है? केयर भी बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, एक तो अच्छी डमी लेनी है अपने लिए, और अच्छी डमी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, बेसिक कॉस्ट में आपको मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी, तो आप इजीली वो बाय कर सकते हो। और मैं आपको बता दूंगा कई सारे वेंडर्स के नंबर हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली ले सकते हो और वो काफ़ी अच्छे रेट पे देंगे, और मेरा नाम अगर आप लोगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। सो दोस्तों, अगर आप डमी को अपने पास रखते हो तो उसकी केयर बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसको आफ्टर मान लो 3 महीने या 2 महीने के अंदर 1-2 बार उसे वॉश कर लें, और जब भी वॉश करें उसको कंडीशनर ज़रूर करें, और कंडीशनर के बाद उसको कोम करें, और उसको हमेशा खोल के रखें। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करने के बाद उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी वैसे नहीं छोड़ें, उसको हमेशा कोम करें, आयनिंग करें, और उसे बिल्कुल फ्रेश करके और उसे यहाँ रखें जहाँ भी आप रखते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग करी, उसे स्टाइलिंग के बाद उसे वहाँ फेंक दिया, ऐसे ही कल ठीक करेंगे, कल ठीक करते करते उसमें प्रोडक्ट बहुत टाइम तक जम जाता है, जिसकी वजह से बालों के अंदर बहुत ज़्यादा रफनेस और बहुत ज़्यादा टूटने के चांसेस हो जाते हैं। और जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा जम गया तो वो फिर वो हटने में भी दिक्कत लेगा,
फिर आपको वॉश जल्दी करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे क्या है कि आप जब भी आप डमी को स्टाइलिंग करें, उसको उसी टाइम स्टाइलिंग फिनिश होते ही वीडियो शूट करा आपने, उसके बाद आप क्या करो, उसको इमीडिएटली खोल दो, ब्रश कर दो, क्लीन कर दो। उसी टाइम अगर आप क्लीन कर देते हो तो आपकी जो डमी है फिर से रेडी हो जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हेयर डू करने वाले लोग हैं ना, उनको अगर डमी तैयार मिल जाए ना तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि भाई डमी तो तैयार है, फटाफट कुछ अच्छा सा बनाते हैं। बट आप रोज़ाना एक हेयर डू बना रहे हो, उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, तो आपकी स्टाइलिंग करने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसीलिए मैं भी जितनी बार हेयर स्टाइलिंग करता हूँ, जितनी बार भी डमी पे हेयर डू बनाता हूँ, उसको इमीडिएटली खोल देता हूँ, ब्रश कर देता हूँ, कोम कर देता हूँ और उसको वहाँ अपने जो एरिया है वहाँ साइड में रख देता हूँ, सो दैट कल उसको देखूँ तो मेरे को दोबारा से क्यूरियोसिटी हो जाए और मैं एक और अच्छी सी स्टाइलिंग वहाँ कर सकूँ। सर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर थे तो मैं आपको मतलब क्लियर कर देते हैं। हमने स्टूडेंट्स को बोला था हाँ कि बिल्कुल, हम लाइव आके बताएंगे उन्हें। वो मैंने कर दिए। वैसे मैंने अपने वाले तो कर दिए, आप अपने कर सकते हो। मैंने अपने कर दिए। जैसे कि थिक हेयर को क्रिम्पिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। थिक अगर हेयर है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट लगाएं। मैं एक बार आपको, मेरे से एक्चुअली बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बालों को स्टाइलिंग के लिए तैयार कैसे करें, तो मैं वो भी आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि ना बहुत से लोगों को लगता है डमी और रियल हेयर में बहुत फ़र्क है, बट ऐसा नहीं है डियर। आप वर्ल्ड वाइज भी अगर कहीं पे भी कोर्स करोगे, दुनिया में किसी भी कोने में कोर्स करोगे ना हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड, आपको डमी पे ही सिखाया जाएगा, क्योंकि डमी हेयर एंड रियल हेयर में कोई फ़र्क नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक। आपने टेक्निक समझनी है डियर, और आप कहीं भी कैसा भी काम कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर रियल हेयर पे काम करते हो और डमी हेयर पे काम करते हो, अगर आपको टेक्निक एग्जैक्ट और एक्यूरेट वे में आती है। सो मैं आपको बता दूं, आपने बालों को डमी जैसा कैसे बनाना है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार इतने मतलब कंफर्टेबली कैसे काम कर लेते हैं रियल हेयर पे लोग, तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। आपने क्या करना है, बालों को जब भी आपके पास कोई स्टाइलिंग के लिए आपके पास कोई क्लाइंट है, तो सबसे पहले आपने क्लाइंट की काउंसलिंग करनी है स्टाइलिंग से रिलेटेड। उसके बाद आपने उसको स्टाइलिंग के लिए बिठा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्लाइंट के बालों में सबसे पहले कोई ना हीट तो लगानी है, मशीनरी यूज़ करनी है, डायरेक्ट तो स्टाइलिंग करोगे नहीं। तो आप क्या करो, अगर आपके पास बाल हैं और आपने बालों में स्टाइलिंग करनी है, तो आप आधे से भी आधे बालों को नीचे नीचे कर्ल्स कर लो, बाकी सारे बालों को सीधा कर लो और ऊपर ऊपर कर लो क्रिम्पिंग, यानी रूट्स में। क्रिम्पिंग हमेशा रूट्स में की जाती है, लेंथ में नहीं करते। और लेंथ पे तब करते हैं जब बाल बहुत ज़्यादा पतले हों, और अगर बाल पतले हैं तो आप एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बीच में। सो आपने क्या करा, बालों को 70% से ज़्यादा बालों को सीधा कर लिया और 30% से ज़्यादा बालों को कर्ल्स कर लिया, और ऊपर के बाल जितने भी रूट्स के बाल थे वहाँ आपने कर ली क्रिम्पिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, एक वॉल्यूमाइजिंग पाउडर आता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो स्टाइलिंग प्रोडक्ट में एक आता है वॉल्यूमाइजिंग पाउडर, वो लगाया रूट्स पे लगाने के बाद जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को लगाओगे, उसका काम है बालों का मॉइस्चर और बालों के अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन क्रिएट कर देना, जिसके बाद बाल आप जहाँ मर्जी जैसे मर्जी मूव कर सकते हो। मैंने भी वही प्रोडक्ट लगा रखा है और मैंने कोई भी स्प्रे या कोई भी वैक्स यूज़ नहीं की हुई है, बट कंट्रोल देख लो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमाइजिंग पाउडर की वजह से आप यूज़ करोगे तो आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे और आप उसके फ़ैन हो जाओगे। जितने भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो वॉल्यूमाइजिंग पाउडर के बिना काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोल ही वॉल्यूमाइजिंग पाउडर से आता है। वो आपने लगाया रूट्स पे और थोड़ा बहुत लेंथ पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो। उसके बाद आपने करना है सब्जेक्ट पे वर्क, जो भी आपने क्लाइंट का बनाना है, बंद बनाना है, ओपन बनाना है। आप जब वो बनाओगे तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जैसे ही आप लगाओ और बाल वहीं के वहीं लॉक हो जाए, यानी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फिक्सिंग प्रोडक्ट। बहुत से लोग सॉफ्ट प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, बट वो गलत है। आप एक अच्छा फिक्सिंग प्रोडक्ट यूज़ करो जिससे आप जहाँ भी जो भी बालों को पकड़ रहे हो वहीं के वहीं स्टिल लॉक हो जाए और वहीं के वहीं वो स्टैंड हो जाए। बस इस तरीके से आप वो प्रोडक्ट यूज़ करें और वो सब्जेक्ट बने। सब्जेक्ट बनाने के बाद आपने एक शाइनिंग हेयर स्प्रे लगाना है। शाइनिंग हेयर स्प्रे लगाने से आपका क्या होगा, बालों में अच्छी ग्लॉस आएगी, क्लाइंट फ्रेश लगेगा, और जब क्लाइंट उठ के जाएगा तो आपको काफ़ी प्रेज करेगा कि मेरे बालों में काफ़ी शाइन और स्मूथनेस थी। तो इस तरीके से आप स्टाइलिंग को कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है। रफनेस स्टाइलिंग के बाद अगर कुछ चांस होता भी है तो वो नहीं। हाँ, और अगर आपकी रफनेस, अगर आप समझते हो रफनेस क्या है, इट्स कॉल्ड ड्राइनेस। आप जब बालों में ऑयल बेस्ड कोई सीरम लगेगा, स्प्रे लगेगा, जो जितने भी शाइनी ग्लॉसी हेयर स्प्रे होते हैं उसमें ऑयल बेस्ड होते हैं वो, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत भी ऑयल बेस्ड यानी मॉइस्चर बेस्ड, ज़्यादा हाईली मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट लगेगा, तो आफ्टर सम टाइम वो सारे फ्रिजीनेस, सारे रफनेस को बिठा देगा, रिलैक्स कर देगा, और आपके जितने ही बाल हैं वो बहुत शाइन करेंगे, स्मूथ लगेंगे और कनेक्ट होंगे। सर यहाँ पे परी थापा जी ने कमेंट में एक क्वेश्चन किया था कि मेरी डमी के हेयर जो है वो थिक है। वो कर दिया मैंने उनको रिप्लाई। थिक बाल उनको और पिन नहीं लग पाता उस पे। अच्छा, थिक बालों में पिन, मतलब जब मैं यू
यू पिन से लॉक करते तो हो नहीं पाता है। मैं आपको बताता हूँ, वही मैं आपको समझाया था, जब भी आप यू पिन से लॉक करना चाहते हो तो आपको नीचे कोई ना कोई बेस क्रिएट करना पड़ेगा, बिना बेस के आप नहीं लॉक कर सकते। सेक्शन भी और सेक्शन भी पतला लेना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा थिक बालों को उठा के मोड़ के, आप ऑलरेडी थिक हेयर को उठा रहे हो, ऊपर से ज़्यादा बाल उठा रहे हो, ऊपर से बॉब पिन से आप सोच रहे हो कि वो लॉक हो जाएगा, तो जूड़ा पिन से सोच रहे हो वो लॉक हो जाएगा, तो नहीं होगा। यू पिन के लिए बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ब्लो ड्रायर का तो आपने बता दिया था ना, ब्लो ड्रायर क्यों ज़रूरी होता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और क्वेश्चन डन हो गया सब? नहीं है अभी, मैं देख लेती हूँ। उसके बाद हमें कुछ अनाउंसमेंट करनी है, वो अनाउंसमेंट मैं करूँगी। कर लो जल्दी जल्दी से, क्योंकि देन वी विल। कोई सर थोड़ा रेस्ट भी होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग पूछो जो भी आपने पूछना है अबाउट हेयर स्टाइलिंग। स्टाइलिंग से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। सर रियल हेयर में मूव लगाना ज़रूरी है स्टाइलिंग के लिए? आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो तो रियल हेयर पे मूव्स लगा सकते हो। मूव्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, और बस ये है कि मूव्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आप कोई क्लाइंट आया और आपके पास क्लाइंट को स्टाइलिंग के लिए जल्दी है, तो पहले उसके बाद आपको गीले करने पड़ेंगे, फिर मूव्स लगाना पड़ेगा, फिर ड्राई करना पड़ेगा, फिर स्टाइलिंग के लिए बालों को रेडी करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। बाकी मूव्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है, मूव्स अच्छी चीज़ होती है बालों के लिए और काफ़ी सेफ होते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप सीरम से भी काम कर सकते हो। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि बुशरा जी का ये सर आई हैव क्वेश्चन, डमी हेयर बहुत अच्छे से हो जाते हैं बट क्लाइंट के हेयर अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, मैंने वही तो बताया आपको कि डमी हेयर इसलिए अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम से रमाली काम कर रहे होते हो, उन पे बार बार प्रोडक्ट लगा रहे होते हो और हैबिचुअल हो जाते हो। दूसरा, वो बाल थोड़ा मोटा होता है एज़ कम्पेयर रियल हेयर पे काम किया। इवन वीडियो भी डाली हुई है मैंने कई सारे पे, और जल्द ही मैं यूट्यूब पे भी कई सारे रियल हेयर पे काम करके डालूंगा। मैंने विंटेज किए थे रियल हेयर पे, आपने देखा होगा यूट्यूब पे करके डाला हुआ है, आप देखना। आप उस पर मुझे काम करते हुए देखोगे और डमी पे काम करते हुए देखोगे, एकदम एग्जैक्ट मैं सेम तरीके से काम करता हूँ क्योंकि मैं बालों को डमी जैसा बनाना जानता हूँ। और अगर आप जिस दिन ये सीख जाओगे तो आप कभी भी ये दिल में डाउट नहीं रखोगे कि डमी वाले बाल आसान होता है एज़ कम्पेयर रियल हेयर। इवन रियल हेयर ज़्यादा आसान होते हैं एज़ कम्पेयर डमी हेयर। आई थिंक आपके हेयर के क्वेश्चंस क्लियर हो गए, नहीं पूछा। सो दोस्तों, अभी हमने एक अनाउंसमेंट करनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सोचा हुआ है हमने, सो दैट मैम और आ जाएं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जाना पर्सनल अपनी रिकमेंडेशन कुछ दे दीजिए। जैसे मैं मतलब टिप्स हाँ, अपनी तरफ से, ये तो लोग इनके क्वेश्चन थे। बाकी तो मैं आपको बता दूं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज हेयर स्टाइलिस्ट, वो मैंने बेसिकली मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों के संग बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो अगर आप इस लाइन में, इस काम में अपना फ्यूचर देख रहे हो और आप इस लाइन को अपना लाइक आगे चल के करना चाहते हो इसमें कुछ, तो आप इजीली इस लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। और ये बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। एक तो बहुत फैशनेबल है, साथ के साथ इसमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और स्कोप बहुत ज़्यादा है और अर्निंग स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ एक हेयर स्टाइलिंग यानी अपडू को अपनी प्रोफाइल में जोड़ लेते हो, अगर कोई मुझे हेयर स्टाइलिस्ट देख रहा हो, तो अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हो साथ में एक अच्छी स्टाइलिंग भी करते हो, तो आपके लिए इतने स्कोप खुल जाते हैं स्टाइलिंग के कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप अच्छे शूट के लिए काम कर सकते हो, किसी अच्छे एक्टर के पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हो, आप किसी अच्छे स्टूडियो के लिए भी काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप इन सैलून ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हो, अच्छे फोटोग्राफर के साथ जॉब कर सकते हो, और आप क्या नाम है सेमिनार वर्कशॉप कर सकते हो अपनी, और आप अपने सैलून में अपनी वर्कशॉप रख सकते हो। ऐसे कई सारे लोगों से जुड़ने के साधन हो जाते हैं अगर आप एक अच्छी हेयर स्टाइलिंग जानते हो। आप लोगों को पता है स्टाइलिंग इसलिए हमारी फील्ड में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टाइलिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। स्टाइलिंग में बहुत सारे लोगों को कुछ आता ही नहीं ठीक से, तो इसीलिए हम लोग अच्छे अच्छे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के पास जाकर कोर्स करते हैं ताकि हमारे इंडिया में अच्छा नाम हो जाए। बट ऐसा नहीं है यार, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने आप से इम्प्रूव कर सकते हो। प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से फोकस करो, बस प्रैक्टिस पे फोकस करो और आप बहुत आगे जा सकते हो। और हमारे स्टाइलिंग का जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वो इसलिए क्योंकि हर सैलून में आप जाते हो तो आपको स्टाइलिंग आनी चाहिए। अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, आपको स्टाइलिंग आनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। अगर वहाँ पे वैकेंसी भी नहीं होगी तब भी आपको रख लिया जाएगा अगर आपको हेयर डू आते होंगे। इतनी डिमांड है हेयर स्टाइलिंग की, और आज के टाइम पे इतनी सारी फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हैं। इंस्टाग्राम पे जाओ, इतनी सारी मिल जाएंगी आपको फ्रीलांसर्स, और उनको हेयर स्टाइलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप एक सिंपल सी स्टाइलिंग का कोर्स करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो उन लोगों के साथ जुड़ के। इवन वो ज़्यादा सपोर्टिव भी होती हैं, वो अच्छी सैलरी भी पे कर देती हैं, वो अच्छा अमाउंट भी देती हैं पर स्टाइलिंग के हिसाब से।
तो मतलब काफ़ी अच्छा फ्यूचर है हेयर स्टाइलिंग में और इस फील्ड में। और मैं तो कहता हूँ आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। छोटी सी लाइन है, आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे मेरे को अपनी लाइन का सब कुछ आता है, मैम को अपनी लाइन का सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर लेते हैं, कटिंग वटिंग, टैटू, केमिकल वर्क, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, वी आर डूइंग एवरीथिंग। सर हेयर स्टाइलिंग फीस भी बता दीजिए मुझे। हेयर स्टाइलिंग फ़ीस देखो हमारे यहाँ बहुत कम है। अगर आप मेरे से कोर्स करना चाहते हो, हमारे एकेडमी में आके कोर्स करना चाहते हो, हमारे संग लॉन्ग टर्म जुड़ना चाहते हो, तो बहुत ही सिंपल सा है। हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स भी बहुत इजी बना रखा है हमने। हमारा 40,000 प्लस टैक्स फ़ीस स्ट्रक्चर्स है हेयर स्टाइलिंग का, जिसके अंदर हम 15 हेयर स्टाइलिंग सिखाते हैं जो एडवांस और ऑथेंटिक और चलने वाली हेयर स्टाइलिंग है, जिससे आपका हमारी फील्ड में नाम होगा। आप बहुत जल्दी अपने आप को फेमस कर सकते हो। वो स्टाइलिंग मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें 5 स्टाइलिंग आपकी डिमांड के हिसाब से सिखाई जाती है जो आपको सीखनी है। साथ के साथ आप अगर हमारे संग लॉन्ग टर्म तक जुड़े हुए हो, अच्छा अपना बिहेवियर रखते हो, हमको अच्छा प्रेजेंट करते हो, अपना वर्क प्रोफाइल अच्छा बना के दिखाते हो, और साथ साथ आपको फ़ोटो कैसे खींचना है ये सिखाया जाएगा, अपनी काम को सर्व कैसे करना है ये सिखाया जाएगा। कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एक 40,000 के कोर्स में। और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, इवन इसमें पोर्टफोलियो भी आपको कराया जाता है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक सिंपल 40,000 प्लस टैक्स के कोर्स में मिल जाती है। जॉब प्लेसमेंट और जॉब प्लेसमेंट यानी मेरी काफ़ी अच्छी मार्केट में बातचीत है, लोगों से मेल चेल है, तो मैं अच्छी जगह आपको जॉब भी लगवा सकता हूँ, अच्छी फ्रीलांसर्स के साथ आपको जुड़वा सकता हूँ। मेरे साथ निकले हुए स्टूडेंट्स अच्छी फ्रीलांसर के संग जुड़े हुए हैं। इवन आप इंस्टाग्राम पे कई सारे फ्रीलांसर को जानते होंगे, शायद वो मेरे स्टूडेंट ही होंगे। सो मतलब इतने सारे लोग हैं मेरे से जुड़े हुए, मैं इतने सारे लोगों के लिए इतना कुछ करता रहता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये नहीं कि मेरे से कोर्स कर रहे हैं, बस इसलिए कि वो अच्छे इंसान भी हैं और वो अच्छी चीज़ें स्प्रेड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो फ्रीलांसिंग जॉब हो तो इनकम करते हैं स्टूडेंट हमारे, हाँ, अर्न करते हैं हमसे कि वो इतना इवन हमारी एकेडमी का रूल भी यही है, हमारी डीएस दिव्या एकेडमी का रूल भी यही है कि हमारी एकेडमी के गेट से बाहर कोई भी स्टूडेंट बन के जाता ही नहीं है। हम उन पर ये ठप्पा लगने ही नहीं देते। हम अपने स्टूडेंट पे लगा के भेजते हैं आर्टिस्ट का ठप्पा। और जब स्टूडेंट आर्टिस्ट है तो वो कहीं भी जाके अर्न कर सकता है, कहीं भी नाम कर सकता है, कहीं भी फेम कमा सकता है, और उसे हर कोई इवनली रिस्पेक्ट देगा, इज्जत से देखेगा, और उसको आर्टिस्ट की नज़र से देखा जाता है, ना कि स्टूडेंट की नज़र से। तो मेरा मेन और मैम का जो मेन मोटिव है वो यही है। और हमारी एकेडमी के 2 रूल हैं, एक अपने टीचर के संग अच्छे से सारी चीज़ें लर्न करो, दूसरा उसे प्रैक्टिस बहुत डिटेल में करो बस। और जितने डाउट पूछोगे उतना हमें अच्छा भी लगता है। तो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और जितने हमारे यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग के और मेकअप के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग अनाउंसमेंट है। आप इसे ज़रूर सुनिएगा और जाइएगा। हाँ जी, इससे पहले मैं ये क्वेश्चन है RCM का जो लूज पाउडर है वो क्या होता है और कैसा होता है, मैं बता देती हूँ आपको। वाइट कलर का पाउडर है और ट्रांसल्यूशन हाई डेफिनेशन पाउडर है। एंड अगेन वो ट्रांसल्यूशन तो है पर माइक्रो HD टेक्सचर के साथ आता है, तो वो भी आपके जो फाउंडेशन का कलर है उसको चेंज नहीं करता और बस आपके फाउंडेशन को अच्छे से लॉक कर देता है। तो उसको हम प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं कई बार, क्योंकि प्रोस्थेटिक मेकअप में हमें कुछ जैसे लुक क्रिएट करना होता है। मैं प्रोस्थेटिक मेकअप से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपके लिए डालूंगी, क्योंकि कोर्स करा रही है तो कोर्स में कंप्लीट होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा क्लासेस को यहाँ पर कवर अप करेंगे। और अच्छा है RCM का, आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो, बहुत अच्छा है। और बहुत मिनिमम क्वांटिटी उसकी भी यूज़ करनी है आपने। पाउडर कुछ भी हो सफिशेंट, मिनिमम नहीं बोलूँगी, सफिशेंट की जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करें। उसके साथ एक स्टूडियोफिक्स का लूज़ पाउडर, यस वो भी बहुत अच्छा है। स्टूडियोफिक्स का लूज़ पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, मैक का है। स्टूडियोफिक्स का कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है अगर आप यूज़ करना चाहते हो, पर कॉम्पैक्ट उसका थोड़ा हैवी कवरेज देता है। तो लूज़ पाउडर आई थिंक मैं एज़ प्रोफेशनल आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। एज़ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हम ऑलरेडी फाउंडेशन के साथ बहुत अच्छा कवरेज दे रहे होते हैं, तो हम लोग जो भी पाउडर यूज़ करें वो लूज़ ही यूज़ करें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ना यूज़ करें। उसके साथ मुझे बुशा जी ने टिंट का बताया था, तो यहाँ पर मेरे पास आइकॉनिक का टिंट मतलब हाईलाइटिंग लिक्विड टिंट है, तो मैं वो यूज़ करके बताऊँगी। तो हम इसे लिक्विड हाइलाइटर बोलते हैं। और ये जैसे मैंने यहाँ पर अपना तो डॉट में डाल देती हूँ, और ये लिक्विड है पर ये बहुत अच्छे से स्प्रेड होने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको। जितना ज़्यादा आपको इंटेंसिटी चाहिए उतना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। मैम बता देना सबको कि बहुत जल्दी बहुत अच्छी क्रिएटिव वीडियोस आने वाली हैं। हाँ, मैंने बता दिया, मैं एडवांस मेकअप भी इसमें कराऊंगी, तो आप देख सकते हैं इसने बहुत शार्प हाइलाइटिंग मुझे दे दी है। तो आपको जब इंटेंस चाहिए, बेसिकली ये लिक्विड है, ये सब प्राइमर में मिक्स कर, जैसे आपको अपना कई लोगों को ग्लोई या डूई इफेक्ट तो चाहिए पर उनको विजिबल नहीं चाहिए, तो आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करके लगा सकते हो।
आप इसे अपने लिक्विड हाइलाइटर में मीन्स क्रीमी हाइलाइटर के अंदर मिक्स करके लगा सकते हो। आपने मेकअप डन कर दिया, उसके बाद आपको चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपको हाईलाइटिंग विजिबल करनी है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहा है। मैं यहाँ पर इसको हाइड्रेटिंग स्प्रे के साथ और अच्छे से ब्लेंड करना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे अच्छे से स्प्रेड करें। कुछ लोगों को ये लुक अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसको कितना शार्प करना है। हाईलाइटिंग का देखिए ये एरिया होता है हमारा, आई कॉर्नर से आप ये छोड़ के जो ये पार्ट है ये हमारा हाईलाइटिंग एरिया है। तो यहाँ पर आपने देख सकते काफ़ी शार्प है। तो जहाँ पर आपने बहुत विजिबल रखना है अपने हाईलाइटिंग को, उधर वाले चीज के लिए कहा। इधर मैंने अपना नॉर्मल वाला हाईलाइटर यूज़ किया हुआ, मेकअप स्टूडियो मिस्टर डेजर्ट में यूज़ करते, बहुत नेचुरल हाईलाइटर है, टूटा हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हो, इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ये जो है काफ़ी नेचुरल है, आइस से हमने दूर रखना है इसे। तो देख सकते हो ये बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट दे रहा है और ये काफ़ी विजिबल इफेक्ट दे रहा है। तो ये डिफरेंस होता है टिंटेड में। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा करके हमें अपने डाउट क्लियर करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आई शेप से मेकअप से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है। और यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि आप सर और मैंने दोनों ने ही हम लोगों ने कोर्स कहाँ से किया हुआ है और हमारा सर्टिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, 20 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। सर तो बचपन से ही इस लाइन में होंगे, तो पापा के साथ थे आप, और सर ने 2001 में आई थी सैलून इंडस्ट्री में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। तब तो सर्टिफिकेट होते भी नहीं थे कि जिस सैलून में हम जॉब कर रहे हैं, सॉरी काम ज्वाइन कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, वहीं पे हमें जॉब मिल जाती थी, वही हमारा सर्टिफिकेशन होता था। तो सेम मेरा भी रहा। 2000 में जब मैंने प्रोफेशनल कोर्स करा, तो जिनसे मैंने कोर्स करा वो सेनाज के स्टूडेंट रह चुकी थे, तो उन्होंने अपना सैलून खोला था, तो उनका भी कोई सर्टिफिकेशन प्रोसेस उन्होंने नहीं बनाया था। बट मैंने वहाँ पर जॉब स्टार्ट कर दी, पार्ट टाइम स्कूलिंग के साथ साथ मैं जॉब करती। उसके साथ साथ जब मैंने ब्रांड्स के अंदर जॉब स्टार्ट की, जैसे मैंने लैक्मे में जॉब किया हुआ है, मैंने एल्प्स में जॉब किया हुआ है, मैंने लॉरियल में काम किया, तो इन जगह जब आप किसी भी ब्रांड को ज्वाइन करते हो तो वो ब्रांड आपको अपना इनिशियली ट्रेनिंग देता है, मीन्स कि अपने काम करने के तरीके से आपको ट्रेनिंग देता है। तो इस तरीके से ही हमने अपने करियर में अपने आर्टिस्ट्री को अपडेट करा और इनहेंस करा है। सेम लास्ट जो हमारा सर और मैं जहाँ मिले थे, हमारा जो था कि 10 साल 2010 में मैंने आश्विन मुंजाल स्टार सैलून में ज्वाइन किया था। वहाँ पर मैंने एज मेकअप आर्टिस्ट ज्वाइन किया और उन्होंने मैं उससे पहले अपनी टीम मेंबर्स को, अपनी कलीग को ट्रेनिंग देती, बट उन्होंने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे टीचिंग अच्छी आती है, मैं दूसरों को अच्छा सिखा सकती हूँ। तो वहाँ पर मेरे अंदर से जो उन्होंने टीचर, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी इसके लिए, रिगार्डफुल हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर को टीचर को जगाया और उन्होंने वहाँ पर अकेडमी स्टार्ट करी मेरे थ्रू। तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाया था और उसके बाद उनके 2 से 3, 3 से 4 अकेडमीज़, अब तो आप लोग काफ़ी जानते ही होंगे कि स्टार सैलून अकेडमी है उनकी। तो उसके बाद उनके उस जगह से मुझे पता चला कि हमारे आर्टिस्ट्री में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि हम लोग टीचिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैंने अपनी आर्टिस्ट्री को और एक्सप्लोर करा, मतलब और अपडेट करा और लर्न करा, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना खुद का, हम लोगों ने अपना ही सेटअप स्टार्ट किया वहाँ से रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के बाद। तो मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि कोई किसी के थ्रू अगर आपको कुछ मिलता है तो उसका थैंकफुल होना चाहिए। तो वहाँ से हमें अपने अंदर के टीचर को पहचानने की क्षमता मिली, हम लोगों को पता चला कि हम टीचिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, जो इंडिया के अंदर बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से हम लोगों ने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया। तो 2010 के अराउंड की बात है ये, और अब काफ़ी टाइम हमने वहाँ पर 5-6 साल टीचिंग करी। उसके बाद हमने अपना खुद का सेटअप स्टार्ट किया है। और जो हमारा ये जो काम का पीरियड है, जो एज आर्टिस्ट हम लोगों ने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करा, जो एज आर्टिस्ट मैंने तो पता नहीं कितनी ब्राइड्स में कर चुकी हूँ, मैं काउंटिंग नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। तो इतने सारे क्लाइंट्स के साथ हमने काम करा, ये ही हमारा सर्टिफिकेशन है। हमारे क्लाइंट्स की, हमारे स्टूडेंट की एप्रिशिएशन, सेटिस्फेक्शन, स्माइल, खुशी जो हमें उनके फेस पे देखने के लिए मिलती है हमारे काम के, हमारे टीचिंग के बाद, हमारे परफॉर्मेंस के बाद, वो हमारा सर्टिफिकेशन है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जब आप किसी को आप खुश करते हो, जो उसको चाहिए वो आप दे देते हो, तो आपकी वो ही अचीवमेंट, आपकी सर्टिफिकेशन होता है। उसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे एज आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए वही ग्लैड है, वही सर्टिफिकेशन भी हमारे लिए।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन था मेरा, क्लाइंट किसी ने पूछा था कि एज आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सर ने बताया, तो हमारे इस इंडस्ट्री में हमारे स्कोप कहाँ कहाँ है। पहला सैलून, कि आप अपना सैलून खोल सकते हो, अपना मेकअप स्टूडियो खोल सकते हो। दूसरा फ्रीलांसिंग। तीसरा बहुत ही अच्छी चीज़ जो हमारे इंडस्ट्री की है कि आप किसी और प्रोफेशन में भी हो तो एज पार्ट टाइम आप इस काम को कर सकते हो। आप हेयर स्टाइलिंग भी फ्रीलांसिंग में कर सकते हो, क्योंकि सीज़न का काम होता है। तो मतलब मेरे तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, टीचर हैं और इस फील्ड में आए हैं। और आप इसमें हाउस वाइफ हो तो भी आप फ्रीलांसिंग कर लो, अपने घर में अपने परिवार को देखते हुए आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो इसमें। तो ये इसको बहुत अच्छा है इसके अंदर कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्कोप है। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे एक्सप्लोर करने वाले हो, जैसे अब मैं और सर हैं, आपके फैकल्टीज़ हैं, हम लोग आपको सिखा रहे हैं, ट्रेनर हैं, तो ऐसे आप भी किसी ब्रांड को ज्वाइन कर सकते हो एज ट्रेनर, मेंटर, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ये तो हुआ अकेडमी को ज्वाइन करने वाली बात, बट आप किसी ब्रांड को भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे सर लास्ट रस्क में और अभी भी रस्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रस्क के टेक्निकल एडवाइज़र है इन इंडिया। तो ऐसे ही आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैक, बॉबी ब्राउन, जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं हम जैसे आर्टिस्ट को उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट एक प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लस माइनस बता सकता है, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अनलिमिटेड है। तो और उसके साथ साथ आप अपने काम को कैसे शो कर सकते हो, सोशल मीडिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है इस मामले में, हमें ऐसा लगता है। तो आपके हिसाब से भी अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपकी हेल्प करता है, तो आप अपने आपको वो सोशल मीडिया हेल्प हम कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, सर जो हेयर स्टाइलिंग सिखा रहे हैं, मैं जो आपको मेकअप सिखा रही हूँ, उस मेकअप को और हेयर स्टाइलिंग को प्रैक्टिस करके हमें इंस्टाग्राम पर DM करना है। अगर हमें अच्छा लगेगा, आपका काम अच्छा लगा, तो हम उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करेंगे और यही आपके लिए एप्रिसिएशन होगा, रिवॉर्ड होगा कि हम उसे शेयर करें। और ये आपका प्रमोशन भी होगा कि आप लोगों को, आप वो पोस्ट जैसे हमने शेयर करा है तो उस पोस्ट को रिपोस्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए, तो उससे आपका अपने आप में एक अच्छा प्रोफाइल बनता है और लोग आपके काम को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उसके साथ साथ जो मेरी अनाउंसमेंट थी आज की, अब सस्पेंस खत्म करते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर प्रॉपर कोर्स करा रहे हैं, तो कोर्स करा रहे हैं, तो कोर्स कराने के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने कोर्स किया है, आप कहीं आपने यहाँ से मेकअप सीखा, हेयर स्टाइलिंग यूट्यूब पे सीख लिया। उसके बाद आप किसी को बताओगे तो कैसे बता सकते हो? एक तो आप अपने काम को दिखा के, अपने प्रोफाइल को दिखा के बता सकते हो। सेकंड, आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है कई बार, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है अपने काम को शोकेस को दिखाने के लिए। एक शोकेस चाहिए होता है प्रॉपर कि आप वहाँ पर अपना काम दिखा सको। तो यहाँ पर हम आपको चांस दे रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपनी प्रैक्टिस पिक DM कीजिए, और जो भी अच्छा स्टूडेंट होगा, उन स्टूडेंट्स में अच्छा काम जिनका होगा, जिनका एप्रिशिएटिंग वर्क होगा, उनको हम अपनी एकेडमी में इनवाइट करेंगे। उनके लिए स्पेशल हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन करने का चांस होगा। लाइव वो अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं और उसका उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके साथ साथ अगर वो आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो हमारा साल में एक बहुत ही बड़ा कॉन्वोकेशन इवेंट होता है जिसमें हम अपने एकेडमी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन देते हैं। तो उस एकेडमी उस सेशन में, उस कॉन्वोकेशन इवेंट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें हम लोग एक कंपटीशन भी रख सकते हैं, जिसमें ब्राइडल हो गया, लुक हो गया, रखते हैं जिसमें हम ब्राइडल लुक हो गया, फैंटेसी लुक हो गया, कुछ भी एक थीम दे देते हैं आपको। आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और पार्टिसिपेट के दौरान आपको उसमें प्राइज मनी भी मिलती है और एक अच्छा प्रपोजल तो है ही आपके लिए कि आप नाम नहीं हो जाता, फेम हो जाता है। विनर बनते हो तो आपके पास पैसे हैं, बट वैसे विनर नहीं भी बनते हो, पार्टिसिपेट भी करते हो, तो किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपने एक गट्स दिखाया कि आप कहीं पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने काम को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो। तो आपको वहाँ पर वो पार्टिसिपेशन की एंट्री होती है, वो एंट्री फीस माफ़ होगी और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हम आपको यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट होने के साथ साथ अपना लाइव स्टूडेंट होने का भी चांस दे रहे हैं और उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, ताकि आप बोल सको कि हम DSDM के प्रॉपर स्टूडेंट हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। होप आप लोगों को अच्छी लगे और मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और जो लोग इस लाइन में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस को, जो ज़रूरतमंद है, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़
उनको हेल्प कीजिए, उन तक हमारे इन क्लासेस को पहुंचाइए। हम लोग भी एक तरह से ब्लेसिंग ले रहे हैं, आप लोगों का प्यार ले रहे हैं अपने इस कोर्स को यूट्यूब चैनल पे डाल के। तो आप भी आप इस तरीके से आप भी पॉइंट कमा सकते हो कि आप लोगों के साथ वो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा मोटो है कि इंटरनेशनल लेवल का जो काम है आपको इंडिया के अंदर ही मिल जाए सीखने के लिए, आपको कहीं भटकना ना पड़े। आपके जो भी आंसर है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारा हम आपको देना चाहते हैं। आप कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी एग्जांपल हम बार बार हम रिपीट करते हैं इस चीज़ के लिए कि प्रैक्टिस हमारा सबसे बड़ा टीचर है। हम इंडस्ट्री में जब आए थे 20 साल पहले तो हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, पर आज वो वहीं पे हैं, छोटे छोटे सैलून में जॉब कर रहे हैं, और अब हम यहाँ पर आपके टीचर बने हुए हैं, आपको सिखा रहे हैं, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सब हमारे प्रैक्टिस की वजह से, हमारे खुद को अपडेट करने की वजह से हुआ है। तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस भी करते रहो, और साथ साथ जो हमने अपॉर्चुनिटी दी है उसका फुल फ्लैज बेनिफिट लो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया दें। जय हिंद। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट लाइव हम जल्दी करेंगे। ये लाइव आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया सब्सक्राइब करके, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी कुछ भी आपकी रिकमेंडेशन होती है वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल। आपको लगता है हमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए चैनल को और अच्छा बेटर करने के लिए, आप लोगों के क्लासेस को कोई सजेशन है तो आप दे सकते हो। बाकी किसी भी फील्ड में रहने के लिए आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होनी चाहिए। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंट। बांग्लादेश से आपके स्टूडेंट आपको प्यार भेज रही हैं। हाँ, सुरैया अस्सलाम जी। सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सो एक तो कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छा रखें, और दूसरा आपका जो स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप ये दो चीज़ पे काम करोगे आप किसी भी काम में माहिर हो सकते हो। हमारी जो है ये बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री है, तो इसमें दो तीन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने ऑलवेज स्माइलिंग रहना है अपने आप को, और अपने आप को अच्छा वेलग्रूम रखना है। बस इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। बस कॉन्फिडेंट नहीं खोना कभी भी किसी के भी सामने खड़े होकर। सो इसी बात को करते हुए हम अलविदा लेते हैं आपसे, और आप पॉजिटिव रहना है, ध्यान रखना है। इस पैंडेमिक में बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना, और यूटिलाइज करना है इस टाइम को। और यही टाइम है, इसको यूटिलाइज कर लो, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो। और दूसरा, हम लोग सीरियसली, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा ये जो कोर्स है इसको आप बहुत सीरियसली ले रहे हो, और हम इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो इसको आप आगे तक ले जाएं, उसको आगे तक पहुंचाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उसको शेयर ज़रूर करना। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, इतने क्वेश्चन आंसरिंग करी। और हम नेक्स्ट लाइव जल्दी आएंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, सब अपने बड़ों का ध्यान रखें। लव यू।